गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास नए टाइमिंग पर प्रारंभ करने के लिए। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। आज प्रयास करेंगे, वैसे टाइम नहीं मिल पा रहा था, केवल 1 घंटे की क्लास हो पा रही थी, तो आज प्रयास करेंगे थोड़ा क्लास लंबा लिया जाए। और जैसे लंबा क्लास लेंगे तो सिलेबस अपना तेज़ी से पूरा हो पाएगा। उद्देश्य ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री को जल्दी से समाप्त किया जाए, इसी अक्टूबर में समाप्त किया जाए, क्योंकि कुछ छुट्टियां वगैरह भी होती है, तो फिर आपको रिवीजन करने के लिए पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। तो चलिए, सभी बच्चे जुड़ेंगे। हो सकता है कि आज की क्लास में कुछ लाइव बच्चे नए भी होंगे। अंशु ने कहा 3-5 या 2-4-1-3 किसी भी टाइम क्लास, इस टाइम पर बच्चों का ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अब आप इसको रिकॉर्डेड लो बाबू, आप इसको रिकॉर्डेड लो ना। सभी बच्चों के हिसाब से नहीं किया जा सकता है ना। किसी को कभी खाना बनाना होगा, किसी को कभी सोना होगा, किसी को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना होगा, तो आप अभी ट्यूशन पढ़ाइए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको आप बाद में पढ़िए। इसको जब आप सुबह पढ़ते थे ना, सुबह ही पढ़ा कीजिए, या जितने बजे देखना है उतना ही बजे इसको देखिए। क्योंकि देखो, सभी बच्चों की अपनी अपनी सब समस्या है, अपनी अपनी समस्या होती है, तो अपनी अपनी समस्या के हिसाब से तो सबके मन मर्जी के हिसाब से चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप इसको दोपहर में देख लीजिए, कल आपको उसको क्लास लाइव होगा उसमें देख लीजिएंगे। क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर अपनी मर्जी से अगर करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सभी बच्चों के लिए। और जब सुविधा हमारे पास लाइव नहीं रिकॉर्डेड का है, और मुश्किल से 55-60 बच्चे ही लाइव देख रहे होते हैं, तो उनमें से हमें एडजस्टमेंट करना ही होगा। जिसको सुबह दिक्कत होगी, जो सुबह कंफर्टेबल थे, उनको दोपहर में दिक्कत होगी। आप दोपहर कहते हो, किसी को शाम वाले को दिक्कत होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है। तो आप चाहें तो इसको रिकॉर्डेड देखिए, कोई परेशानी नहीं है। मैं ऑलवेज उपलब्ध रहता हूँ, तो जब आपको कोई परेशानी होती है क्लास में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। 18वीं सदी का भारत है, समाज और अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखेंगे, और यही हम हेडिंग भी डालते हैं। आज ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा, और इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद और दूसरा टॉपिक जो आज प्रारंभ हो जाएगा, ये 18वीं सदी का भारत है। फिर चैप्टर नंबर 2 प्रारंभ करेंगे, भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय। ये टॉपिक का नाम है, सेकंड टॉपिक का नाम है, इसको भी जरा देख लेंगे। एक्चुअल में ये यूरोपीय व्यापारियों के प्रवेश की बात कर रहा है, उसकी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आज देखना है 18वीं सदी का भारत, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें थोड़ा सा और समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना था, उसको जरा कंटिन्यू करते हैं। 18वीं सदी का भारत, भारत, और यहाँ पर देखेंगे आम लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, आम लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, जरा इसको देखते हैं। आम लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि लगातार युद्ध हो रहा है। युद्ध होने की वजह से सामाजिक आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, लोगों के पास समृद्धि नहीं आएगी। अगर लगातार युद्ध हो रहा है तो व्यवसाय करने में दिक्कत होगी, आजीविका जुटाने में भी दिक्कत होगी। तो ये एक बेसिक समस्या इस कालखंड की हम देख लेते हैं। बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर यह आ जाती है। इसलिए लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। अब 4 बजे ही क्लास लेंगे, अब 4 बजे ही क्लास लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी कठिन है। हमने क्या देखा कि कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई थी, कृषि व्यवस्था पिछड़ी थी, पिछड़ी थी। अब ये आपको दिमाग में ये उत्पन्न होना चाहिए कि अगर ये लाइन केवल डाल करके छोड़ दिया जाए कि कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई थी, तो यह अगर आपके मन में उत्पन्न होता है कि कृषि व्यवस्था क्यों पिछड़ी हुई थी, कोई भी इस काल में भी अगर देखें, कृषि व्यवस्था क्यों पिछड़ी हुई होती है, क्यों अच्छा उत्पादन हम नहीं ले पाते हैं, क्यों किसानों को उसका अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि कृषि के क्षेत्र में निवेश नहीं किया जा रहा होता है, या किसानों से डिमांड अधिक किया जाता है। अब तो कृषि पर हम टैक्स नहीं लेते हैं, स्वतंत्र भारत में कृषि पर टैक्स नहीं लिया जाता है। किसान कितना भी कमाएगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है।
लेकिन पहले किसानों के ऊपर अच्छा खासा टैक्स हुआ करता था, और अच्छा खासा टैक्स इन द सेंस भी था कि आप कोई निवेश नहीं कर रहे हैं, कोई कृषि में बढ़ोतरी के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल आपको टैक्स देना पड़ रहा है। जब कृषि व्यवस्था पिछड़ी होगी तो स्वाभाविक है कि आमतौर पर जो ग्रामीण समाज के लोग होंगे, कृषक समूह होंगे, उनकी दशा भी पिछड़ी हुई होगी, क्योंकि उनकी आजीविका कृषि पर ही निर्धारित होती है ना। उसकी आजीविका किस पर निर्धारित होती है? यहाँ पर कृषि पर आधारित होता है। पिछड़ी थी, लोग कठिन परिश्रम करते थे, लोग कठिन परिश्रम करते थे, परंतु लोग कठिन परिश्रम करते थे, परंतु इन्हें इसका लाभ नहीं मिलता है, या उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता था, लाभ नहीं मिलता था। बहुत कठिन परिश्रम करते थे, उन्हें उसका लाभ नहीं मिलता था। लोगों के पास अधिशेष की स्थिति नहीं थी, लोगों के पास अधिशेष की स्थिति नहीं थी, लोगों के पास अधिशेष यानी सरप्लस, अधिशेष मतलब सरप्लस होता है, हम लोग बार बार देखते हैं, सरप्लस की स्थिति यहां थी ही नहीं। सरप्लस की स्थिति कैसे बनती है? सरप्लस की स्थिति तब बनती है जितना हम उत्पादन करते हैं उतना हम उपभोग ना करें, यानी जितना हमने उत्पादन किया उससे कम उपभोग होगा तो कुछ बच जाएंगे। जैसे आपको 100 रुपया हम खर्च करने के लिए देते हैं एक महीने में एज ए गार्जियन, तो आपने उसमें जैसे नियम बना दिया कि आपको 100 रुपीज़ हर मंथ दिया ही जाएगा, गार्जियन के द्वारा कहा गया, तो आप 100/100 अगर खर्च करते हैं तो फिर कोई सरप्लस आपके पास नहीं बचेगा। अगर आप इस मंथ में केवल 75 रुपीज़ खर्च करते हैं तो 25 रुपीज़ का सरप्लस आपके पास आ जाएगा, और अगली बार जब आपको 100 रुपीज़ मिलेगा तो आपके पास कुल जो रकम हो जाएगी 125 का हो जाएगा। फिर आप 75 ही खर्च करते हैं तो अगली बार आपके पास अब 50 रुपीज़ का सरप्लस हो गया, और अगली बार 100 आएगा तो 150 रुपये का मतलब आपके पास फंड बन जाएगा। तो अधिशेष का मतलब है कि जितना हम खर्च करते हैं उससे अधिक उत्पादन हो जाना। लेकिन यहाँ पर बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है और कृषकों के पास सरप्लस की स्थिति नहीं बन पा रही है, सरप्लस की स्थिति किसी भी तरह से नहीं बन पा रही है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भारत में हम क्या देखते हैं कि अधिशेष थी। भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, जहां बहुत कुछ निर्यात नहीं होता था, यानी हम उत्पादन करते थे किसके लिए? उपभोग करने के लिए ही उत्पादन करते थे, हम निर्यात करने के लिए उत्पादन नहीं करते थे। यह स्थिति तब है जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि हम अगर थोड़े बहुत वस्तुओं का व्यापार करते भी है, जैसे सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, थोड़ा बहुत और सामान को जोड़ ले, इसका हम निर्यात तो करते हैं, हल्का फल्का निर्यात होता है, लेकिन ऑलमोस्ट हम देखते हैं ना कोई आयात ना कोई निर्यात, लगभग न्यूट्रल अवस्था में है अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इसको कहेंगे, यानी जिसको निर्यात पर डिपेंडेंसी ना रहे वैसी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, जहां पर कि बहुत अधिक निर्यात होने की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, अतुल जी क्या पूछ रहे हो कि परचेज दिस हैच, कैन आई अटेंड दिस क्लास? तो आप बाद में करो ना, आप शुरुआत से करो, बीच में ही अगर करना शुरू करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बीच में ही करने लगोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहां पर आत्मनिर्भर थी, आयात बहुत कम होता था, उसकी तुलना में कुछ वस्तुओं का निर्यात ही होता था। जैसे हम देखेंगे
अधिकांशतः हम आयात करते ही नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। अब कोई आयात हम करेंगे, मान लो कि कोई भी वस्तु है आपके पास, तो जब उसकी आवश्यकता भी हो सकता है कि आपके पास हो, लेकिन जब संसाधन ही नहीं है तो फिर उस आवश्यकता का क्या लेना देना। मुझे अभी हेलीकॉप्टर की मुझे बहुत ज़रूरत है, एक हेलीकॉप्टर मेरे पास होता, मैं हर बच्चों के घर में उड़ उड़ के चला जाता। लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो हेलीकॉप्टर आएगा कहाँ से? ज़रूरत तो है, लेकिन हम आयात कर ही नहीं सकते, खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि संसाधन ही नहीं है। गरीब किसानों की यही स्थिति होती है, उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए किसी चीज़ का डिमांड ही वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ ज़रूरत होती है लेकिन वो डिमांड नहीं कर पाते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुछ वस्तुओं का निर्यात होता था। जैसे हम देखें, सूती वस्त्र हो सकता है, सूती वस्त्र का हम निर्यात कर सकते हैं। इन वस्तुओं का निर्यात कहाँ करेंगे? यूरोप के लिए करेंगे। इन वस्तुओं का निर्यात कहाँ करेंगे? यूरोप के लिए करेंगे। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि रेशमी कपड़े होंगे, रेशमी कपड़ा हो सकता है, जूट हो सकता है जिसको हम पटसन कहते हैं, चीनी हो सकता है। ये सब यहाँ पर अच्छा खासा उत्पादन होता था। इन सब का हम वहाँ पर निर्यात करते थे। जैसे हम कहें कुछ हद तक सोरा कर दीजिए, सोरा। कुछ देखेंगे हथियार, हथियार का मतलब होता है तलवार, हथियार का मतलब तलवार आदि होता है। बहुत बड़ा हथियार नहीं, नहीं तो हथियार निर्माण में अगर हम आगे बढ़े होते तो बहुत आगे आज तक जा चुके होते थे। सोडा है, सोडा मतलब एक प्रकार का नमक होता है, और यहाँ पर हथियार कर सकते हैं। कुछ हद तक हम कर सकते हैं, यहाँ पर तेल कर सकते हैं, रंग कर सकते, रंग का निर्यात होता है। इन सब का निर्यात कहाँ होता था? निर्यात अरब क्षेत्र के साथ यूरोप में होता था, यूरोप तक होता था। इन सब का निर्यात होता तो था। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां से जो प्रश्न बनते हैं ना, जो आपको सोचना चाहिए, आपको मैंने कुछ मद लिखा दिया है, मान लो ये मैंने 4-5 आइटम लिखा दिया है, और 4-5 आइटम लिखा दिया है, तो प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का भारत से निर्यात होता था या किन वस्तुओं का भारत में निर्यात नहीं होता था, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाएगा। जब आप मैटर पढ़ते हैं तो मैटर को फ्लैट तरीके से मत पढ़ते चलिए। दिमाग में एक सवाल जरूर उत्पन्न हो जाए कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, और प्रश्न कैसे बनते हैं ये आपने देख लिया है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को। जो एग्जाम आप देने वाले हैं इसके आधार पर, चाहे कोई भी एग्जाम देंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम को देना है ना। एग्जाम का पैटर्न क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, और अगर इससे आप ऊपर चले जाते हैं तो सब्जेक्टिव भी देना होगा। सब्जेक्टिव के लिए हम समझ लेंगे, और अगर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं तो उसको याद कर लेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव वाले में पूछा जा सके। तो पढ़ाई करने के दौरान हमें फ्लैट नहीं सोचना है कि चलो ये मैटर है हमने याद कर लिया, तब तो कुछ फायदा ही नहीं है। उसको आप सोचते चलना है कि यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, फिर आपको याद रहता चला जाएगा। ये पढ़ाई का सही तरीका भी होता है, रिवीजन का भी सही तरीका होता है। हमने क्या देखा? अरब क्षेत्र के साथ यहाँ पर यूरोप तक इसका निर्यात होता था, अलग अलग क्षेत्रों में होता था। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका हम क्या देखते हैं कि इसका हम देखते हैं कि बहुत अधिक पैसा मतलब शुरुआत के दौर में नहीं मिलेगा, और जब पैसा लेने की भी कोशिश करेंगे तो किसानों को यहाँ पर दिक्कत होगी। कश्मीर हम देखते हैं, कश्मीर का क्षेत्र देखें तो ऊनी वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ऊनी वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे मैटर है जो एडवांस लेवल पर भी नहीं पढ़ाया जाता है, और प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है। कश्मीर को हम देखते हैं कि एक तरह से आपका ऊनी वस्त्र का था। और महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश देखें, महाराष्ट्र तथा आंध्र क्षेत्र में देखें, आंध्र प्रदेश में देखें तो यहां पर आपको जो होगा, यह क्षेत्र आपका जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध था।
लेकिन यह मत समझिएगा कि जो जहाज़ों का निर्माण हो रहा है वह वर्तमान जैसा हो रहा है। जो जहाज है, शिप है, उसका निर्माण वर्तमान जैसा हो रहा है, यह मत सोचिएगा। आप लोग शिप निर्माण होते नहीं आपने देखा होगा, नाव बनते हुए आपने क्यों देखा, मतलब गांव से बाहर ही नहीं जाते हैं। तो जब हम देखते हैं नाव को या शिप को बनाया जाता है तो वह लकड़ी से बनाया जाता है। आंतरिक भाग जो उसका होता है वो लकड़ी का होता है, वुड का होता है। और वुड का मतलब ये सॉलिड तो नहीं होगा, इतना मोटा पेड़ तो होगा नहीं। तो छोटे छोटे तख्तों को जोड़ करके उसको एक शेप दिया जाता है। अब छोटे तख्तों को जोड़ने के लिए ज्वाइंट, मान लो इसको इसको करते हैं, तो किस चीज़ से यूज किया जाना चाहिए? तो नियम से तो यूज किया जाना चाहिए ऐसा चीज़ जो पानी में रहे तो भी वो सड़े नहीं, कि नहीं तो दोनों ज्वाइंट निकल जाएगा। अब तो बहुत सारे ऐसे एडहेसिव आने लग गए हैं जिसकी वजह से तख्तों का जोड़ बड़ा मजबूत हो जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। भारतीय जो जहाज निर्माता थे वो लकड़ी के कील का इस्तेमाल करते थे। जो कील होता है, नेल होता है, वो लकड़ी का बनाया जाता था। वह थोड़ा सा कमजोर होता था, अगर कभी टक्कर हो जाए किसी पत्थर वत्थर से तो नाव डैमेज या शिप डैमेज हो जाता था, फिर दुर्घटना हो जाती थी। जब यूरोपीय लोग यहाँ पर आते हैं तो शिप में उसने लोहे का कील लगाना प्रारंभ किया। हालांकि लोहे का कील अपने आप में बड़ा खतरनाक है, क्योंकि धीरे धीरे उसमें जंग पकड़ लेता है और फिर वह नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी वह लकड़ी वाले कील से तो मजबूत होगा ही होगा। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जहाज निर्माण का केंद्र था, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा कि वर्तमान में है। लेकिन हाँ, शिप निर्माण के लिए भी प्रयास जरूर किए जा रहे थे। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो मुख्य मांग है, कुछ निर्यात भी होता था, कुछ आयात भी हो सकता था, कुछ वस्तुओं का आयात भी होता था, कुछ वस्तुओं का आयात भी होता होगा, आयात भी होता था क्योंकि जो उच्च समृद्ध वर्ग थे, उच्च समृद्ध वर्ग द्वारा ऐसी मांग उत्पन्न की जाती थी, ऐसी मांग उत्पन्न की जाती थी। जो उच्च समृद्ध वर्ग है उनके द्वारा कुछ ऐसी वस्तुएं जो यूरोप में मिलती हैं उनको यहाँ पर मंगाया जाता था, या दूसरे क्षेत्र में मिलता था तो उनको मंगाया जाता था। लेकिन इससे निर्यात को कोई लेना देना नहीं। जैसे अभी आप देखेंगे भारत में गाड़ी अगर 10 करोड़ की कोई गाड़ी होगी तो उससे सामान्य जनता को क्या लेना देना। सामान्य जनता तो गाड़ी पर चढ़ती नहीं है 10 करोड़ के। तो उसके लिए आप देखेंगे एक विशेष शोरूम बना होता है विशेष लोगों के लिए। केवल गाड़ी ही नहीं, कपड़े हो सकते हैं। जैसे माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के कपड़े इटली से आते थे, प्रेस होकर के, धुल करके, या कुछ विशेष जो खाद्य पदार्थ होता था वो विदेशों से मंगवाया जाता था, क्योंकि उनके पास संसाधन था तो वो मंगा लेते थे। तो जो उच्च समृद्ध वर्ग है उनके द्वारा कुछ डिमांड की जाती रही थी, जिसकी वजह से निर्यात आयात भी होता था। लेकिन आयात नहीं होता था, नहीं के बराबर होता था, उसकी तुलना में वस्तुओं का निर्यात ही अधिक होता था। तो यही कारण है कि इस समय अधिशेष की स्थिति थी, सरप्लस की स्थिति हमारी बनी हुई थी। भले कम ही था लेकिन सरप्लस में हम लोग थे, निर्यात सरप्लस जो था हमारी अर्थव्यवस्था पर चल रही थी। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि भले ही कम ही रहा हो, या कंक्लूजन कर सकते हैं इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था जिसको हम कहते हैं आयात निर्यात में क्या देखते हैं, में सरप्लस यानी अधिशेष की स्थिति थी, यानी व्यापारिक अधिशेष की स्थिति थी। अर्थव्यवस्था में व्यापारिक अधिशेष की स्थिति थी, व्यापारिक अधिशेष की स्थिति थी। अब देखिए होता क्या है कि जब हम अधिशेष की बात करते हैं, सरप्लस की बात करते हैं, तो हो भी कब भला क्यों नहीं। यूरोप में ऐसा कोई भी सामान नहीं है जिसको कि हम यहाँ मंगाएं और साधारण जनता उसका यूज करे। वहां ऊनी वस्त्र बनता है, यहाँ तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, ऊनी वस्त्र का क्या लेना देना। और वहां पर कुछ ऐसा उत्पादन होता ही नहीं था। बाद में जब वहां औद्योगिक क्रांति होती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाता है,
तो ब्रिटेन ने क्या किया, उन वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ किया जिसका यूज भारत जैसे देशों में किया जाता है। जैसे सूती वस्त्र, पहले सूती वस्त्र भारत में बनता था और उसका निर्यात यूरोप में किया जाता था। अब यूरोप में बन रहा है, उसका निर्यात किया जा रहा है भारत के लिए। स्थिति पलट गई क्योंकि ब्रिटिश शासन उसको सपोर्ट कर रही है और भारतीय उद्योग उतने समृद्ध हो नहीं पाए। तो शुरुआत में जो व्यवस्था थी, हम अधिशेष यानी व्यापारिक अधिशेष की स्थिति में हैं। बाद के क्रम में देखेंगे कि वह व्यवस्था पलट जाती है और तब भारत धीरे धीरे शोषण की प्रक्रिया के कारण गरीब होता चला जाता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह बहुत अधिक शिक्षा न सर्वाइव नहीं कर पाता है उनके निर्यात की तुलना में। फिर हम देखते हैं शिक्षा की बात। शिक्षा अगर देखें इस काल में, तो शिक्षा की स्थिति में देखें तो बहुत संतोषजनक नहीं थी। शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, संतोषजनक नहीं थी। वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव था, वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव था। शिक्षण संस्थान प्रायः धर्म तथा जाति के आधार पर बटे हुए थे। धर्म तथा जाति के आधार पर बटे हुए थे। जैसे बटे हुए थे, जैसे हम देखते हैं हिंदू धार्मिक संस्थानों की बात करें, जो प्रारंभिक शिक्षा है, तो हिंदुओं को कहाँ दिया जाएगा? हिंदुओं को जो दिया जाएगा वह मंदिरों से जुड़े पाठशाला में। जो हिंदू प्राप्त करेंगे वह क्या होगा? मंदिरों से जुड़ा पाठशाला में शिक्षा दी जाती थी। और चूंकि ये मंदिर से जुड़े हुए हैं, यहाँ क्या होता है? यहाँ प्रायः उच्च वर्गों को ही शिक्षा दी जाती थी, उच्च वर्गों को ही शिक्षा मिल पाती थी। केवल उच्च वर्गों को ही यहां हम शिक्षा देते हैं। मतलब चूंकि हिंदू जो समूह है वह मंदिरों से जुड़े पाठशाला में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, क्योंकि मंदिरों से जुड़ा हुआ पाठशाला है, तो स्वाभाविक है कि यहां पर उच्च वर्गों को ही, भारत से कच्चा माल जाता था तो वापस भारत में ही क्यों निर्यात किया जाता था? कहाँ निर्यात किया जाता था? कच्चा माल जाता वहां तैयार होकर के आ रहा है ना, जो वहां से तैयार होकर के आ रहा है ना, तैयार होकर के आ रहा है, तो कच्चा माल वहां जाके फिर कच्चे माल का निर्यात कहाँ हो रहा है? नहीं समझ पाए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव था। शिक्षण संस्थान प्रायः धर्म तथा जाति के आधार पर बटे हुए थे। हिंदू समूह कहाँ देखेगा? तो मंदिरों से जुड़े पाठशाला में शिक्षा दी जाती थी, जहां प्रायः उच्च वर्गों को ही शिक्षा मिल पाती थी, क्योंकि मंदिरों से जुड़े हुए पाठशाला में निम्न वर्गों को एंट्री दी ही नहीं जाएगी। फिर देखते हैं, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम भी कोई बड़ी शिक्षा संस्थानों में नहीं जा रहा है, मुस्लिम भी है, मकतब में शिक्षा पाते थे। मकतब या मदरसा में शिक्षा पाते थे। मकतब तथा मदरसे में शिक्षा प्राप्त करते थे। जो प्रायः जितनी भी शिक्षा है वह सभी धार्मिक ही प्राप्त करते थे। यदि शिक्षा की गुणवत्ता को छोड़ दिया जाए, बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं था, गुणवत्ता को छोड़ दिया जाए, तो इस काल में भी, या कहेंगे उपरोक्त के बावजूद इस काल में भी जाए, तो उपरोक्त के बावजूद इस काल में भी साक्षरता की दर लगभग ब्रिटिश काल जितनी ही थी। इस काल में भी साक्षरता की दर ब्रिटिश काल जितनी ही थी,
इसमें साक्षरता की दर क्या है, लगभग ब्रिटिश काल जितनी ही थी। ये बात अलग है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसको कहेंगे, वैज्ञानिक पद्धति से दी जाने वाली शिक्षा। ज्ञान विज्ञान जो हमने प्राचीन भारत में देखा था कि बहुत ही समुन्नत था। प्राचीन भारत में हमने क्या देखा था, वहां पर वाराहमिहिर है, आर्यभट्ट है, सुश्रुत है, चरक हैं, यानी मेडिकल साइंस में, सर्जरी के साइंस में, खगोल शास्त्र में, एस्ट्रोनॉलॉजी में हम बहुत ही आगे हुआ करते थे। और वह इतना हम आगे थे कि विश्व कहीं पीछे नहीं ठहरता था। भारत ने ही यह ज्ञान दिया है। लेकिन इस कालखंड में हम देखते हैं कि प्रक्रिया बाधित हो गई और वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा नहीं दी जा रही है। जबकि यूरोप में इसी काल में वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचलन 18वीं शताब्दी में देखेंगे, यूरोप में वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचलन आम हो चुका था। वहां पर बहुत सारे संस्थान ऐसे हो चुके थे जहां पर कि तर्क बुद्धि बोध के आधार पर वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि उपरोक्त के बावजूद इस काल में साक्षरता की दर ब्रिटिश काल जितनी ही थी। अगर हम गुणवत्ता छोड़ दिया जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो नहीं दी जा रही है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि यहां पर शिक्षा का ठीक ठाक ही विकास हो रहा था। शिक्षा का ही विकास हो रहा था। इस काल में हम क्या देखते हैं, इस काल में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है। अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, भाषाओं का विकास हुआ तथा उससे जुड़े साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। भाषाओं का विकास हुआ तथा उनसे जुड़े साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। उनसे जुड़े साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। जुड़े साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। जैसे यहां पर कुछ उदाहरण लिखे गए। जैसे हम देखते हैं सित्तर साहित्य। सित्तर साहित्य पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह कहां विकसित होता है, तमिलनाडु क्षेत्र में। तमिलनाडु क्षेत्र में एक धार्मिक साहित्य है जिसको हम सित्तर साहित्य कहते हैं। याद रखिएगा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। यही मैं कह रहा था कि प्रश्न जो यहाँ से जनरली किताब पढ़ेंगे, जैसे मैंने ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, वहाँ पर मैंने सित्तर साहित्य की चर्चा नहीं की है, क्योंकि वहाँ पर चर्चा करने की गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसे चीज़ों की चर्चा मिल जाती है। और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए अगर हम बढ़िया से एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या ऐसे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम एक अच्छी समझ विकसित कर चुके होंगे। सित्तर साहित्य देखते हैं कहां पर होता है, तमिलनाडु के क्षेत्र में। हम देखते हैं बहुत अच्छा विकास होता है, बहुत बढ़िया होता है। और यहां पर जो लिखता है, इसके लेखक जो हो सकते हैं वह होता है तायु मानवर। किसके द्वारा लिखी है, लेखक जो हो जाएंगे तायु मानवर हो जाएंगे। फिर हम देखें मलयाली साहित्य। मलयाली साहित्य में भी विकास होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहां पर पंजाबी साहित्य काफी विकसित होता है। पंजाबी साहित्य, यहां पर पंजाबी साहित्य में एक जो आप देखेंगे एक जो कृति है बहुत फेमस रहा है। ये कौन लिखते हैं, वारिस शाह। इन्होंने कहानी लिखी है हीर रांझा की कहानी इन्होंने लिखी है। बहुत ही अच्छी कहानी मानी जाती है। अगर हम देखें सिंधी साहित्य में, सिंधी भाषा का अगर साहित्य देखें, यहां पर आपको कुछ साहित्यकार मिलेंगे जिसकी चर्चा हम कहीं पर भी नहीं देखते हैं। जैसे सचल और सामी हो जाएगा, सचल तथा सामी। ठीक है, पंजाबी हो गया। पंजाबी वाला तो खैर आपको पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है हीर रांझा की, नहीं सुना है,
हीर रांझा की कहानी बड़ी फेमस रही है। जैसे सोनी माहिवाल, आप पंजाबी क्षेत्र में देखें तो कुछ प्रेम कहानी बड़ी चर्चित रहा है। एक सोनी माहिवाल है, हीर रांझा है, लैला मजनू है। इस टाइप की कहानी आपको बहुत फेमस दिखाई देती है। और एक तरह से लोक कथाओं में, लोक गाथाओं में, लोक गाथाओं मतलब लोक जो गीत होते हैं उनमें इन तीनों की चर्चा बहुत अधिक होती है। सोनी माहिवाल, हीर रांझा, लैला मजनू, ये आपका पंजाबी साहित्य की विशेषता है। लोक गाथाओं में यह रचा बसा हुआ है। लोक गाथाओं में क्या है, यह रचा बसा है। ठीक है। फिर हम देखते हैं यहां पर जो गुजराती होगा वह होगा दयाराम हो जाएंगे। गुजराती कौन हो जाएंगे, दयाराम। ये सब लेखक के नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्र के हैं, जो बहुत ही फेमस होते हैं। इस काल में हम क्या देखते हैं कि इस काल में जो मलयाली का है उसमें भी लिख दीजिएगा, मलयामी नाम्बियर हो जाएगा, नाम्बियर या नाम्बियन कर सकते हैं, नाम्बियन। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस काल में उर्दू भाषा का भी व्यापक विकास हुआ। उर्दू भाषा का भी व्यापक विकास होता है, विकास हुआ। खासकर विकास हुआ खासकर उर्दू शायरी ने, उर्दू शायरी ने अपना एक विशेष स्थान ग्रहण किया, एक विशेष स्थान ग्रहण किया, स्थान ग्रहण किया। अगर यहां पर देखेंगे उर्दू शायर किया, अगर हम देखें उर्दू शायर देखेंगे तो एक आपको सबसे फेमस मिलेगा, वह मिलेंगे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, खुद मोहम्मद शाह, जो मोहम्मद शाह है वह भी उर्दू के बड़े महान शायर हुआ करते थे। और बहादुर शाह जफर तो आप जानते ही हैं, 100 साल के बाद बहादुर शाह जफर तो अपने आप में एक महान शायर हैं ही। तो इस काल में उर्दू भाषा का भी व्यापक विकास हुआ। खासकर उर्दू शायरी ने अपना एक विशेष स्थान ग्रहण किया। उर्दू शायर जो प्रमुख इस समय होंगे वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। ठीक है। अच्छा आया था, चलो बढ़िया है। तो नाम ही सुनना है, बस वैसा कुछ करना नहीं है। अच्छा बनी है तो खैर कोई नहीं, बस नाम ही सुनना है। इतिहास में चूंकि हम लोग सब चीज पढ़ ही लेते हैं ना, इतिहास में सब चीज पढ़ लेते हैं, सब चीज यहां पर पढ़ लेते हैं। उर्दू भाषा ने एक काम और भी किया। उर्दू भाषा के कारण हिंदू मुस्लिम नजदीक आए, हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय नजदीक भी आते हैं, समुदाय नजदीक आए। इसलिए नजदीक आए, ध्यान रखिएगा कि जो उर्दू भाषा है, अभी भी आप उर्दू भाषा को देखेंगे बड़ा ज़हीन भाषा मानी जाती है। ज़हीन भी शब्द उर्दू ही है। वैसे लिखने के दौरान हम लोग प्रयास करते हैं उर्दू शब्द का प्रयोग अब ना करें, लेकिन उर्दू भाषा को जब बोला जाता है, शुद्ध उर्दू भाषा में बोला जाए तो सुनने में तो अच्छा लगता है। और आप लोगों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा कम रहा है, नहीं तो उम्र के इस पड़ाव में शेरो शायरी और उर्दू भाषा का प्रभाव हर स्टूडेंट पर पड़ ही जाता है, क्योंकि अभी हमें ये सब बातें सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। शेरो शायरी, अगर शेरो शायरी का अर्थ समझ पाए तो वो बड़ा सुनना बड़ा दिलचस्प लगता है, क्योंकि भाव में इतनी गहराई होती है, इतना मतलब एक तरह से वेटेड उसमें लैंग्वेज रहता है कि एक ही भाव, मतलब एक ही शब्द इतना गहरा भाव उत्पन्न करता है कि सुन करके अच्छा लगता है। लेकिन आप उर्दू शायरी सुनने मत बैठ जाना, मैंने कहा कि ऐसा होता है। और ऐसा संभ्रांत परिवार में प्रायः लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे। आप जैसे आप देखते हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद का नाम आपने सुना हुआ, हिंदी के महान विद्वान में से, लेखक में से एक माने जाते हैं। लेकिन हिंदू के महान विद्वान होने के बावजूद भी प्रेमचंद की जीवनी को आप पढ़ें तो वहाँ पर आप देखेंगे प्रेमचंद पहले हिंदी में नहीं लिखते थे, पहले उर्दू में लिखते थे। वो एक्चुअल में उर्दू भाषा के लेखक थे। बाद में उन्होंने हिंदी भाषा में लिखना शुरू किया, क्योंकि उर्दू भाषा का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। क्योंकि जब कुलीन वर्ग समाप्त होते हैं, जैसे राजे रजवाड़े ये सब समाप्त होने लगे, तो वहाँ जो कलाकार जैसे एक एक शायरी पढ़ने के लिए बहुत पैसा वो लोग लेते थे और राजा वाह वाह करते रहते थे। तो जब वो सब समाप्त हो गया, जब पैसा राजा के पास नहीं रहा, तो धीरे धीरे उर्दू भाषा का भी
डिक्लाइन हो जाता है। फिर हम लोग ठेठ खड़ी भाषा में बात करने लगते हैं, जो उर्दू से ही निकला हुआ है, जिसको हम हिंदी भाषा कहते हैं, जो हिंदी भाषा अभी चल रही। अब हम लोग बोलते हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलते हैं, यानी संस्कृत का पुट हमारे हिंदी में अधिक मिलेगा, ना कि उर्दू का। पहले उर्दू का पुट हुआ करता था, लेकिन अब विशुद्ध संस्कृत भाषा हम मतलब संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करते हैं। हमने क्या देखा, उर्दू भाषा के कारण हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय नजदीक आए, क्योंकि एक तरह से, क्योंकि हम क्या देखते हैं, यह एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो गई थी। क्योंकि 18वीं शताब्दी में यह क्या हो जाता है, शताब्दी में यह एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो गया था। यह एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो गया था। एक प्रकार की यह संपर्क भाषा बन गई थी। जैसे खास करके लखनऊ वगैरह का क्षेत्र देखेंगे तो लखनऊ के क्षेत्र में उर्दू भाषा का बड़ा व्यापक विकास होता है, और वहाँ के लोग जो एकदम पुराने ढर्रे के लोग होंगे, जो पुराना लखनऊ है, वहाँ पर उर्दू भाषा थोड़ा बहुत अभी भी आपको दिख जाएगा। आप सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन पहले तो वास्तव में उच्च वर्ग की भाषा ही उर्दू भाषा थी। इसकी वजह से हिंदू, चूंकि यह प्रयोग किया जाता था मुसलमानों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा भी प्रयोग में लाया जाने लगा। चूंकि राज परिवार से जुड़ी हुई भाषा थी, तो दोनों में एक तरह से एक ही भाषा बोलते हैं तो थोड़ी सी साम्यता होने लगती है। एक बात गौर कीजिएगा कि उर्दू भाषा के अलोकप्रिय होने का एक कारण रहा। अभी भी आप देखेंगे उर्दू भाषा है, लेकिन वो एक धर्म की भाषा होकर के रह गई है, जबकि उर्दू भाषा धर्म की भाषा नहीं थी। अभी आप देखेंगे मुसलमानों को उर्दू भाषा या उर्दू लिपि का प्रयोग करते हुए। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जो स्क्रिप्ट है उसका, अगर उर्दू भाषा ने देवनागरी स्क्रिप्ट को ग्रहण कर लिया होता तो शायद भाषा का स्तर इस प्रकार से डैमेज नहीं होता। उर्दू ने अपनी जो स्क्रिप्ट रखी, लिपि रखी, वो फारसी ही बनाए रखी। अब फारसी भाषा लिखना पढ़ना बड़ा मुश्किल का सौदा होता है, मुश्किल काम होता है। इसलिए आप देखेंगे कि सभी लोग उसे नहीं लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग ही उर्दू लिख पाते हैं, उर्दू लैंग्वेज में लिख पाते, इस स्क्रिप्ट में लिख पाते हैं। भाषा तो कोई भी बोल लेगा, हम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट लिखना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए विशेष रूप से हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। अगर हम देखें, मिर्जा के आगे गालिब लिखा है, नाम ही नहीं सुना है। मिर्जा के आगे गालिब लिखा है, तो मिर्जा गालिब का नाम नहीं सुना है तो आप लोग क्या है, आप लोग मतलब समझा जाए कि बहुत सारे जीवन का रस आपने प्राप्त किया ही नहीं है। बहुत सारा रस जीवन में है जिसको आपने प्राप्त ही नहीं किया है। यहां पर होगा समाज। अगर मिर्जा गालिब का नाम ही नहीं सुना तो फिर क्या सुना। मिर्जा गालिब तो आदर्श हुआ करता है युवाओं को। ऐसे ऐसे शेरो शायरी मिर्जा गालिब पढ़ते हैं, लगता है एकदम दिल को छू गया है। तो सुना ही नहीं है, अब समझो जीवन कैसे जी रहे हैं। क्या खाना और ऑनलाइन क्लास करना ही जीवन थोड़े नहीं। थोड़ा सा रुचि विकसित करेंगे, लेकिन रुचि कहाँ से विकसित करेंगे। अब घूमने तो चले नहीं जाएंगे, किताबों के माध्यम से ही ऐसी रुचि विकसित होती है। और इसके लिए कोई शेरो शायरी की किताब नहीं खरीदना है। यहाँ जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये शेरो शायरी की किताब से नहीं बताया जा रहा है, यह बताया जा रहा है एनसीईआरटी की किताब से, जो स्कूल में ऑलरेडी आप 12वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे। बस आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, उस समय खेलने में बड़ा मन लगता, इसलिए ये भाव आप नहीं उत्पन्न कर पा रहे। ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं, संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो जाता है। यहां अगर देखें समाज की बात करें तो समाज हम क्या देखें, समाज में जातिगत विभाजन विद्यमान था। समाज में जातिगत विभाजन विद्यमान था, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, वैसे तो मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई थी कि यहां पर किसी प्रकार की सामाजिक असमानता नहीं रहे, लेकिन जब इस्लाम का प्रवेश भारत में हुआ तो यह बुराई उसके अंदर भी एंट्री कर जाता है। यहां मुसलमान भी देखेंगे कई प्रकार के, उसी जाति टाइप के ही मुसलमान में, कोई कुरैशी है, कोई पठान है, कोई शेख है, कोई पता नहीं कितना है, मुझे तो आइडिया भी नहीं है। जैसे हिंदुओं में अलग अलग जातियां देखते, मुसलमान भी उसमें कम नहीं रहा।
यहां पर भी उतना ही विभाजन आपको दिखाई देता है। और जो मुख्य विभाजन है वह शिया और सुन्नी में तो है ही, जो प्रारंभिक विभाजन है वह शिया सुन्नी में है। इसका मतलब है कि ओवरऑल 18वीं शताब्दी का समाज बहुत ही विभाजित था धर्म और जाति के आधार पर। समाज में जातिगत विभाजन विद्यमान था, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। लेकिन एक खास बात यहां पर हम यह देख सकते हैं कि एक खास बात यहां देखते हैं कि एक खास बात यहां पर देखते हैं कि जो आपका समाज है वह बहुत अधिक सांप्रदायिक नहीं था, मुस्लिम था। इस काल का समाज सांप्रदायिक नहीं था, सांप्रदायिक नहीं था, यानी संप्रदायवाद नहीं था। धर्म के आधार पर हम लड़ाई झगड़ा यहां पर नहीं देखते थे, सब लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे। समाज के सभी वर्ग क्या होते, समाज के सभी वर्ग जो भी कार्य करते थे उनमें धर्म का स्थान नहीं, उनमें क्या होता था, उनमें धर्म का स्थान नहीं था, जैसे हम देखते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण लें, जैसे हम कहते हैं कि युद्ध करना है, युद्ध में एक ही पक्ष में दोनों लोग हो सकते थे, दोनों धर्म के लोग हो सकते थे, या विपक्ष में एक ही धर्म के लोग हो सकते थे, ऐसा नहीं है कि यहां धार्मिक युद्ध हो रहा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो सकते थे। जैसे आप महाराणा प्रताप को देखें, महाराणा प्रताप को देखेंगे, वहां पर हाकिम खान सूर है, मुसलमान है, और अकबर की सेना में देखें वहां मानसिंह है जो हिंदू है। या हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, यहाँ राजा है, युद्ध हो रहा है, तो हो सकता है कि दोनों पक्ष, दोनों धर्म के लोग दोनों तरफ मौजूद, कोई धार्मिक यहाँ पर विभाजन नहीं थे। युद्ध में देखें, अगर समाज को देखें तो कैसा होगा, हिंदू या उच्च कुलीन हिंदू और मुस्लिम कुलीन हिंदू एक जैसे थे। उच्च वर्गीय हिंदू तथा उच्च वर्गीय मुस्लिम एक समूह के थे, तो गरीब हिंदू या मुस्लिम एक समूह के, या मुस्लिम क्या होगा, अभी भी यही होता है, मुस्लिम एक समूह के थे या एक समूह में थे। यानी जो विषमता थी वह आर्थिक विषमता थी, जैसा कि हमने पहले ही लिखा था, यह विषमता आर्थिक है, ना कि यह सामाजिक मतलब धार्मिक विषमता है। युद्ध में देखते हैं एक ही पक्ष में दोनों धर्म के लोग हो सकते हैं, विपक्ष में एक ही धर्म के लोग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। उच्च वर्गीय हिंदू या उच्च वर्गीय मुस्लिम एक समूह के थे, तो गरीब हिंदू या मुस्लिम एक समूह के थे। यानी जो अमीर आदमी है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम, वो सब एक हो जाएगा, जो गरीब आदमी है वो सब एक हो जाएगा। अभी भी यही होता है, अभी भी कोई हिंदू मुस्लिम का भेद आप देखेंगे इस टाइप से नहीं होता है। जो ऊपर के क्लास के लोग हैं, मान लो कि ऑफिसर क्लास के लोग, तो चाहे हिंदू मुसलमान जो भी हो, जो भी जाति हो, सब एक कैटेगरी का माना जाता है। और गरीब है, गांव का है, जो एकदम से गरीब है, मान लो दैनिक मजदूरी करने वाला है, तो दैनिक मजदूरी में आप देखेंगे सभी जाति सभी धर्म के लोग एक जैसे ही होंगे, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है, और वहां पर उनकी प्रारंभिक चिंता अपने पेट की भूख शांत करने की है, ना कि धर्म की भूख को समाप्त करने की। पहले भी समाज इसी प्रकार से विखंडित था और इसी प्रकार से समाज चल रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि यहां पर कोई यहां पर हम क्या देखते हैं, कोई बहुत यहां पर नहीं, हम सांप्रदायिकता का चिन्ह यहां पर नहीं देखते। अगर परिवार को देखा जाए तो परिवार क्या होगा, परिवार जो था वह था पितृसत्तात्मक। परिवार क्या था, पितृसत्तात्मक। केरल क्षेत्र में मातृसत्तात्मक परिवार के
मातृसत्तात्मक परिवार के साक्ष्य मिलते, लेकिन अन्य जगह पर हम क्या देखते हैं, अन्य जगह पर क्या देखते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार है, जो भारतीय समाज की पहचान है। समाज क्या है, पितृसत्तात्मक है। यह एक आम तौर पर हम कॉमन बात देखते हैं। लेकिन केरला के एरिया में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज यहाँ पर दिख जाता है। इस काल में हम क्या देखते हैं कि जैसे इस काल में कुछ महिलाओं ने भी प्रतिशासिका के रूप में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत मजबूती से शासन का भार संभाला था, बहुत मजबूती से संभाला। एक यहां पर एनसीईआरटी में उदाहरण दिया गया है, और उदाहरण लेंगे अहिल्याबाई होलकर। इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है। इन्होंने कई मंदिरों इत्यादि का भी निर्माण किया था। अहिल्याबाई होलकर को देखें, जो लगभग 1766 से 96 तक रहा है। एक तरह से इन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत कार्य किया। 1766 से 1796 कहाँ है होलकर? कहाँ है भैया होलकर? जो है वह कहाँ है, इंदौर में। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अलग अलग क्षेत्र में हुआ करते थे, जैसे सिंधिया जो मराठा सरदार है वह कहाँ स्थापित है, ग्वालियर। होलकर कहाँ स्थापित है, इंदौर में। भोंसले जैसा मराठा सरदार था वह कहाँ स्थापित है, नागपुर में। बड़ौदा क्षेत्र है, वहां पर हम गायकवाड़ को देखते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में मराठा पेशवा अभी भी प्रभावी है। अभी भी देखिएगा सिंधिया महाराज ही कहलाते, क्योंकि उनके रजवाड़े या उनकी प्रॉपर्टी जो थी अपनी, वह अभी भी बहुत अधिक है। अगर रंग रोगन कराने जाए उनके घरों में तो 1 करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है। इतना बड़ा महल है सिंधिया जी का ग्वालियर में। तो अहिल्याबाई होलकर है 1766 से 1796 तक। सामान्य महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी खराब हुई। सामान्य महिलाओं की स्थिति हम क्या देखते हैं, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। क्योंकि विधवा विवाह का निषेध, सती प्रथा तथा शिक्षा के अधिकारों की कमी ने उनका क्या किया था, उनका विकास रोक दिया था। उच्च वर्ग की महिलाओं में ये दोष नहीं था, लेकिन सामान्य जो महिला है, सामान्य वर्ग की महिला है, उसकी स्थिति में गिरावट आती है। क्योंकि विधवा विवाह का निषेध कर दिया जाता है, सती प्रथा को बहुत तेजी से लागू किया जाता है, शिक्षा के अधिकारों की कमी ने उसके विकास को रोक लिया। देखिए भारत में क्या है, आगे जब पढ़ेंगे तो भारत में जब एक सर्वेक्षण कराया गया 1822 ईस्वी में, तो भारत में देखा गया कि बहुत अधिक विद्यालय तो थे, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर विद्यालय नहीं थे। और प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक स्कूल था, चाहे वो मकतब का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा चलाया जाता रहा हो, सरकारी तो था नहीं। प्रत्येक 1000 लोगों पर, छात्रों पर नहीं, प्रत्येक 1000 लोगों पर एक विद्यालय अवश्य था। तो ठीक ठाक ही रेशियो माना जाएगा। और उसमें भी आप अगर देखेंगे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, तो वह बन जाता है कि 500 लोगों पर ही एक विद्यालय था। क्यों? क्योंकि इस काल में महिलाओं को स्कूल जाने ही नहीं दिया जाता था। स्कूल जाना, उसका घर से बाहर निकल करके पढ़ना उसका निषेध था। घर में ही जो पंडित जी वगैरह कुछ पढ़ा देते हैं, वही उनके शिक्षा का साधन था। इसलिए यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती चली गई। उच्च वर्ग में नहीं आया। जो राज परिवार की महिलाएं हैं उन्हें तो सब चीज मिलता है, तलवार चलाना सिखाया जाता है, युद्ध करने के लिए सिखाया जाता है।
उनको शिक्षा दीक्षा सब दी जाती है, लेकिन सामान्य परिवार की महिलाओं में यह दोष उत्पन्न हो जाता है। और अभी भी देखेंगे यही स्थिति है। अभी भी जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं उनको फिर आगे बढ़ने में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको बोझ भी समझा, जैसे विवाह जल्दी हो जाना, शिक्षा के अधिकार को 10th के बाद रोक दिया जाना। अगर कॉलेज जाने की बारी आती, जो शहर में कॉलेज होगा तो कॉलेज नहीं भेजा जाएगा 10th के बाद उनका। अब तो खैर 12 हो गया तो बच्चे 12 तक पास कर जाते हैं, लेकिन 12 के बाद या तो उनका विवाह हो जाता है या फिर पढ़ाई रुक जाती है। गार्जियन की भी समस्या होती है कि उनको संसाधन कम होते हैं तो बेटे को पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बेटा कमा करके परिवार का भरण पोषण करेगा। कई ऐसे सामाजिक आर्थिक कारण हैं कि अभी भी हम गरीब परिवारों में लड़कियों का एजुकेशन कम देखते हैं, जैसा कि पहले था। एक सामान्य सी सामाजिक प्रक्रिया है, पहले भी ऐसा ही था और अब भी हम क्या देखते हैं, ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं, एक तरह से इस काल में हम क्या देखते हैं कि एक तरह से एक तरह से हम क्या देखते हैं कि स्थिति थोड़ी सी खराब होती है। जो अच्छी बुरी बातें थी, अगर उसको निष्कर्ष के रूप में देखा जाए, अगर इनका निष्कर्ष प्राप्त किया जाए तो निष्कर्ष में हम क्या देखते हैं, जो कमियां थी, कमियां क्या हमें दिखाई देती है, तो कमियां दिखाई देती है कि वैज्ञानिक बुद्धिबोध का अभाव, वैज्ञानिक शिक्षा की कमी थी, वैज्ञानिक शिक्षा की कमी थी, शिक्षा की कमी हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि इसी समय यूरोप में वैज्ञानिक प्रगति बहुत तेज हो रही थी, कमी थी। जबकि इसी समय यूरोप में हम क्या देखते हैं, यूरोप में तीव्र वैज्ञानिक प्रगति हो रही थी, तीव्र वैज्ञानिक प्रगति हो रही थी। यहां पर भी होनी चाहिए ना, लेकिन यहां हम क्या देखते हैं, यहां पर वैज्ञानिक कमी हो रही है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में हम थोड़ा सा पिछड़ते चले जाते हैं, हाँ पिछड़ते चले जाते हैं। ये बहुत बढ़िया है, आप लोगों की भावना है, विचार व्यक्त कीजिए। क्या देखते हैं, एक तरह से हमने क्या देखा कि यहां पर तीव्र वैज्ञानिक प्रगति हो रही थी, वैज्ञानिक शिक्षा की कमी थी। जबकि इसी समय यूरोप में तीव्र वैज्ञानिक प्रगति हो रही थी। यूरोप में जब ज्ञान विज्ञान की प्रगति हो रही थी, या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, तो उस काल में भारत के उच्च सामंत वर्ग तथा सामान्य वर्ग दोनों, उच्च सामंत वर्ग तथा सामान्य वर्ग दोनों अंधविश्वास के जाल में उलझे हुए थे, अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए थे, जाल में उलझे हुए थे। अंधविश्वास, अब देखिए अंधविश्वास शब्द क्या है, कि हम ब्लाइंड किसी पर फेथ करते हैं। जहां पर अगर हम ब्लाइंड फेथ करते हैं तो तर्क बुद्धि का अभाव हो जाता है, फिर हम तर्क नहीं लगाते, रीजन नहीं लगाते। यही कारण है कि अभी भी हम देखते हैं कि समाज जो तर्क नहीं लगाता है वह थोड़ा सा पिछड़ा दिखाई देता है। अभी भी आप देखिएगा, जो धर्म में बहुत अधिक आस्था व्यक्त करता है वह समाज थोड़ा सा पिछड़ा दिखाई देता है। धार्मिक लोग इसकी व्याख्या अलग तरीके से करेंगे, वो कहेंगे कि धर्म हमें नैतिकता सिखाता है, ना कि हमें अंधविश्वास सिखाता है। ये बात सही है कि धर्म हमें कभी भी हमें अंधविश्वास नहीं सिखाता, लेकिन धर्म की जब व्याख्या गलत हो जाती है तो उसका जनता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मैंने अक्सर देखा है, लगभग चूंकि समाज को मैंने हर एंगल से देख लिया है। अभी आप देखेंगे कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, बहुत बड़े हमारे विद्वान व्यक्ति हैं, संविधान निर्माण में उन्होंने योगदान दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया ताकि हिंदू धर्म की सामाजिक बुराइयों को, या जो सामाजिक बुराई थी उसमें दलितों को अधिकार नहीं मिल रहा था,
तो वहां से निकाल करके एक नए धर्म को हम अपना लेते हैं जहां पर कि भेदभाव नहीं था। लेकिन क्या इससे भेदभाव समाप्त हो गया? क्या हमने कर्मकांड को त्याग कर दिया? मुझे ताज्जुब लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जहां पर विचारधारा स्थापित की थी उनके अनुयायी वहां से कहीं और निकल गए। अब उनकी भी मूर्ति बना के पूजी जाती है, और पूजी ही नहीं जाती, मैंने पूजा घर में मूर्ति देखी है, और फिर हमने भगवान बुद्ध की भी मूर्ति आमतौर पर देखते ही देखते। तो क्या ये कर्मकांड हम दूर कर पाए? जबकि हमने एक बहुत प्रगतिशील धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म एक प्रगतिशील धर्म है, किसी भी धर्म से अधिक प्रगतिशील धर्म बौद्ध धर्म है, लेकिन उसको भी हमने अपने ही जाल में फंसा दिया और उसका भी स्वरूप जो था उसको दूषित कर दिया। अगर हमने कर्मकांड के खिलाफ आवाज उठाई थी तो हम किसी भी प्रकार के कर्मकांड को नहीं करते, फिर बीच का रास्ता तो नहीं हो सकता है। तो लोगों का फिर कर्मकांड से विश्वास उठा ही नहीं। जब देखा कि ये लोग भी कर्मकांड में फंस ही रहे, उनके भी पंडित आ रहे, उनके भी पूजा पाठ हो रहे, भाई जो चल रहा है उसको चलने दो। फिर समाज में एक तरह से थोड़ा सा विभाजन भी इससे उत्पन्न होता है। तो जबकि हमें वैज्ञानिक प्रगति की तरफ सोचना चाहिए, हम अंधविश्वास में, कर्मकांड में फंसे हुए हैं, पूजा पाठ में फंसे हुए हैं। पूजा पाठ करना गलत नहीं है, लेकिन हम प्राप्ति करने के लिए, हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए इसके लिए हम पूजा करेंगे, हमें धन की प्राप्ति हो जाए इसके लिए मंदिर जाएंगे, तो ये इससे बड़ा बेफजूल कुछ चीज हो सकता है नहीं। हमें शांति मिले, हमारा मन शांत हो। मन क्यों अशांत होता है? क्योंकि हम तृष्णा में लिप्त होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो क्या इसके लिए जाता है कि हमारे मन में शांति हो? चुपके से कहता है भगवान थोड़ा सा बगल वाले की तरह हमें भी कुछ बढ़िया पैसा वैसा दिलवा दीजिए, बेटे की नौकरी लगवा दीजिए, मेरी ही नौकरी लगवा दीजिए। आप लोग जाते होंगे तभी आप लोगों की प्रार्थना इसी पर होती होगी कि मेरी नौकरी लग जाए। अब ये बताओ कि बिना तैयारी किए हुए इस स्टेज पर नौकरी लगेगी क्या? मैं गारंटी देता हूं कि इस स्टेज पर तो नहीं लगने वाली है। चाहे कितना भी बड़ा बड़ा भगवान आप जुटा लो, भगवान तो नहीं करेंगे। करेंगे कौन करेगा? आप करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप अपना पढ़ने का स्टाइल बदलेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, आप सफल हो जाएंगे। इसमें भगवान की कोई भूमिका है नहीं। ये तर्क बुद्धि के साथ हमने इसकी व्याख्या करी, और जब आप व्याख्या करेंगे आप भी सफल होंगे। तो इस काल में जबकि यूरोप तर्क बुद्धिवाद के रास्ते पर चढ़ चुका था, भारत में चाहे वो सामंत हो चाहे सामान्य वर्ग हो, अंधविश्वास में उलझा हुआ है, उसके जाल में उलझे हुए थे। और जो अंधविश्वासी होगा वह तो किसी भी हालत में आगे बढ़ने से रुकेगा ही रुकेगा, वह तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, वह तो होगा ही नहीं होगा। समझ पा रहे? इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहां पर भारतीय समाज पिछड़ता चला गया। एक तरह से हम क्या देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या देखते हैं, उलझे हुए थे। इसके बावजूद भारतीय आम जनता की एक खासियत रही, जनता की खासियत रही कि व्यापक शोषण, आर्थिक असमानता, व्यापक शोषण भी हुआ, आर्थिक असमानता के बावजूद इसने क्या किया, इन्होंने अपनी नैतिकता तथा ईमानदारिता को बरकरार रखा, खास करके बरकरार रखा। इस बात की प्रशंसा तत्कालीन यूरोपीय लेखक भी करते हैं। इस बात की प्रशंसा कौन करता है? प्रशंसा तत्कालीन यूरोपीय लेखक भी करते हैं, दो का नाम यहां पर एनसीईआरटी में आपका दिया गया है। उदाहरण, उनके स्टेटमेंट को तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इन दोनों का नाम आप ले सकते हैं। इसके बावजूद भारतीय आम जनता की खासियत रही व्यापक शोषण, आर्थिक असमानता के बावजूद इन्होंने अपनी नैतिकता तथा ईमानदारिता को बरकरार रखा। और इस बात की प्रशंसा तत्कालीन यूरोपीय लेखक भी करते। जैसे एक लेखक है जिसने कहा कि यहां पर एक लेखक है आपका मैल्कम, जैसे हम देखते हैं मैल्कम है,
मैल्कम ने लिखा, कब लिखा? 1821 में। इन्होंने लिखा कि मैंने विश्व में ऐसी कोई जनसंख्या समूह नहीं देखा है, विश्व में ऐसा कोई जनसंख्या समूह नहीं देखा है, जनसंख्या समूह नहीं देखा है, जो इतने लंबे अरसे तक, इतने लंबे समय तक निरंकुश शासकों से शोषित होता रहे, निरंकुश शासकों से शोषित होता रहे, शोषित होता रहे और फिर भी अपनी ईमानदारिता बचाए रखे। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बचाए रखे। यह कहता है कि हमने ऐसा कोई सभ्यता, किसी भी सभ्यता में नहीं देखा, इतना शोषण हो रहा है तब भी यहां के लोग ईमानदार ही बने हुए, पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए। और यह कैसे हुआ, आप विचार करिएगा। अगर चाहें तो आप मुझे मैसेज करिएगा। इतना शोषण होने के बाद तो भाई कोई भी आदमी टूट जाएगा। जैसे आपने बचपन में ही कहानी सुनी होगी, अब तो पता नहीं कहानी सुनने सुनाने का दौर भी समाप्त हो गया। और अब मैं जब बड़ा हो गया हूं तो मैं उन कहानी के अर्थ को समझ सकता हूं जो स्कूल के दिनों में कहानी लिखी जाती थी। हमने क्या देखा कि मैंने विश्व में ऐसा कोई जनसंख्या समूह नहीं देखा है जो इतने लंबे समय तक शासकों से शोषित होता रहे, फिर भी अपनी ईमानदारिता और सच्चरित्रता बनाए रखे, सदाचार बनाए रखे। बचपन में कहानी सुनाई जाती है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र एक राजा हुआ करते थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। और राजा हरिश्चंद्र कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, सच का ही साथ देते थे। उन्होंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचारी यानी गलत काम नहीं करूंगा, जो मेरा कर्म है उस पथ से मैं कभी भी अटल नहीं होगा। इतने अधिक वो प्रभावी थे, मतलब अपने कर्म में इतना परफेक्ट थे कि देवताओं को लगने लगा कि कहीं, पहले तो स्वर्ग लोग भी मनुष्य आते जाते रहते थे, पहले ऐसा दोष नहीं था सतयुग में, तो देवताओं को लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे ही गद्दी पर कब्जा कर ले। इसी दौरान एक महर्षि विश्वामित्र थे, विश्वामित्र का भी नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। विश्वामित्र धरती पर के ही संत थे। इन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब मनुष्य के जीवन में कष्ट आए और मनुष्य झूठ या गलत काम करने के लिए बाध्य ना हो। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, राजा हरिश्चंद्र ऐसा नहीं, राजा हरिश्चंद्र ऐसे नहीं, राजा हरिश्चंद्र वास्तव में बहुत ही सत्य बोलने वाले हैं, गलत कार्य नहीं करने वाले। विश्वामित्र ने कहा मैं मान ही नहीं सकता हूं, मैं मानूंगा तभी जब मैं इसका परीक्षण करूंगा। और विश्वामित्र ने क्या, विश्वामित्र ने एक स्वांग रचा और रातों रात राजा के सिंहासन को, सिंहासन उसका गायब हो गया, मतलब छीन लिया गया, ऐसा सर्कमस्टांसेस बनाया उसके सिंहासन को, यानी राजा वो नहीं रहा। और हद तब हो गई जब उसको दास के रूप में, स्लेव के रूप में बेच दिया गया। अब कहां वो चक्रवर्ती शासक है जहां जो इच्छा करे वही प्राप्त हो जाए, अब उसको एक स्लेव के रूप में बेच दिया गया। स्लेव आप समझते हैं, दास का मतलब क्या है, जो मालिक कहेगा वही आपको मानना पड़ेगा। अब राजा और दास में तो कोई मतलब बहुत का फर्क है। लेकिन हरिश्चंद्र ने वह स्थिति भी स्वीकार की, चलो अब मैं दास हूं तो दास के रूप में जो मेरा कर्तव्य है उसको मैं ईमानदारिता से पूरा करूं। अंततः उनकी सेवा जो ली जाती है वह वाराणसी का जो मणिकर्णिका घाट है वहां पर शव को जलाने के लिए लिया जाता है। और ये नियम था कि अगर कोई शव जलाने के लिए आएगा तो उसको एक टैक्स देना पड़ता था, जो भी पैसा उसमें लगता होगा वह बिना पैसा दिए आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। अभी भी ये परंपरा चली आ रही है। अभी आप शवदाह करने के लिए जाएंगे हिंदू परंपरा में, किसी नदी के किनारे, घर में करते हैं या गांव में करते हैं दिक्कत नहीं है, किसी नदी के किनारे में, जैसे गंगा नदी के किनारे जाते हैं तो वहां पर एक विशेष समुदाय खड़ा रहेगा, वो आपसे टैक्स लेगा। जितना भी आप टैक्स दे सकते हैं, वो तो ज्यादा मांगेंगे लेकिन फिर भी कम भी आप दे सकते हैं, और बिना टैक्स के अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो हरिश्चंद्र की नियुक्ति वही हो गई, उसी में हो गई। अब इससे बुरा काम क्या हो सकता है, एक चक्रवर्ती महाराज है और वहां पर शवदाह में उनको लगा दिया। तब भी उन्होंने कोई सिकन नहीं व्यक्त की और कहा कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं काम अपना करता हूं। रात दिन वो शव जलाते थे, खुश रहते थे उसी परिस्थिति में।
विश्वामित्र को लगा कि ये व्यक्ति तो हिलने वाला ही नहीं, मतलब ये अडिग है, का थोड़ा और बढ़ाते हैं टॉर्चर। हद तो तब हो गई जब उनका एक जो उसका एक पुत्र हुआ करता, रोहित नाम का था, रोहिताश्व कहते हैं, उसको विश्वामित्र ने जान से मरवा दिया। स्वांग हो रहा है ना, परीक्षण किया जा रहा है, और रोहिताश की माता जो उनकी पत्नी थी उनको लेकर के शव जलाने के लिए उसी घाट पर आते हैं, लेकिन उसकी माता के पास पैसे थे नहीं। तब तो यहां पर हरिश्चंद्र ने कहा कि बिना पैसे का तो मैं करने ही नहीं दूंगा। फिर वहां पर वह अपनी चरम प्रतिष्ठा दिखाता है, कहा नहीं होगा तो नहीं होगा, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना। तब विश्वामित्र ने माना कि किसी भी तरह से अपनी ईमानदारिता अगर व्यक्ति चाहे तो बरकरार रख सकता है। तो इसने, अगर मैल्कम ने कहा कि मैंने विश्व में ऐसा कोई जनसंख्या समूह नहीं देखा है जो इतने लंबे समय तक निरंकुश शासकों से शोषित होता रहे फिर भी अपनी ईमानदारिता बचाए रखे, तो क्या यह गलत कहा है? मेरे विचार से तो बिल्कुल नहीं कहा है। ऐसी कहानी तो हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं। एक यहां पर और भी लेखक आ जाएगा, वह हो जाएगा क्रानफोर्ड। एक और लेखक आ जाएगा आपका क्रानफोर्ड। यह क्या कहता है? अगर क्रानफोर्ड को हम देखें तो यह भी कमोबेश ऐसी ही बात करता है, और बात करता है कि खास करके एक तरह से भारतीय जनता में ये लिखता है कि भारतीय जनता में सत्कार तथा परोपकार कूट कूट कर भरा हुआ है। परोपकार कूट कूट कर भरा हुआ है, भरा हुआ है, खासकर हिंदू समूहों में सबों में है, लेकिन इस समूह में उन्होंने ये बातें ज्यादा पाई। ये बात एनसीईआरटी में लिखी गई है। इससे हमें अपने विरासत का बोध होता है। अगर हम देखें अपने इस विरासत को तो आपको गौरव होगा कि हम इतने ईमानदार हैं कि लाख बुराई है, लेकिन फिर भी हमने अपनी स्थिति को कभी डिक्लाइन नहीं होने दिया। और शिवांगी ने कहा कि मैं स्कूल में हरिश्चंद्र का ड्रामा भी हुआ था। चलिए, बहुत बढ़िया है। क्या वहां पर सीख पाए थे कि वास्तव में अगर हमारे पास बुरी से बुरी परिस्थितियां आए, अभी तो हम देखते हैं ऑफिसर बनते ही अगले साल से लोग भ्रष्ट हो जाता है, मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा भ्रष्ट हो जाता है। मैं यहां पर सामान्य जीवन जीता हूं, जबकि जी सकता था बहुत लग्जरियस और बहुत ही हवाबाजी करके भी जीवन निकाल सकता था, इतनी क्षमता तो है। और मैं इस सामान्य जीवन में रहता हूं ताकि लगे बच्चों की कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर बच्चा जैसे ही ऑफिसर बनता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, फिर मेरा पढ़ाई लिखाई सब बेकार, जीरो हो जाता है। उसको मैं मानता ही नहीं। जो भ्रष्टाचारी हो गया वह किसी काम का नहीं, मेरे नज़र में तो किसी काम का नहीं। इसलिए बनने के बाद भी मैं किसी से मिलता भी नहीं, जब तक कि मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि दिन भर तो क्लास में ही होते हैं। तो किसी से कितने बने, लेकिन किसी से मिलने का मौका आज तक नहीं लगा जब तक वो खुद ही ना आ जाए। कारण है कि मुझे वो जीवन अच्छा लगेगा नहीं जिसमें कि आप भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस काल का सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था। मुझे लगता है कि अगर मैं इसको स्किप कर देता शायद ये भाव आपके अंदर उत्पन्न करना मुश्किल हो जाता। हो सकता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन हमारी समझ विकसित तो यहीं से होगी कि किस प्रकार का समाज उसमें हुआ करता था। आप विजुअल हम जब कहते हैं ना, विजुअलाइजेशन कहते हैं, एक चित्र हमारे सामने चलने लग जाता है। अच्छा, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ होगा। अभी के समाज से उसको आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे, तो जब ये चलचित्र दिमाग में चलने लगता है तो बातें समझ में आने लग जाती है, तब बहुत मजा आता है। ये था आपका यह चैप्टर जिसको कि आज हमने समाप्त किया। आशा करता हूं कि चैप्टर नीरस था, लेकिन मैंने थोड़ा सा सरस बना करके इसको दिया है, किस्सा कहानी सुनाते हुए, तो याद रखने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 हमने फिनिश कर दिया है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, जो है भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय। ये हमारे चैप्टर का नाम हो जाएगा और इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां तक बातें क्लियर है? स्वर्ग लोक होता है क्या, इसे सब अवधारणा यहां नहीं आएगी, यहां नहीं होगी। पहले आप इसी धरती पर रहिए ना, इसी धरती पर रहिए। आगे ऊपर स्वर्ग लोक वगैरह की क्या बातें हैं वह अलग अलग अवधारणा आती है। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। पहले इस जीवन में आप सुख प्राप्त कर लीजिए। अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं इस जीवन से
तो आप यहीं इसी जीवन में स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो वहां पर भी आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये सब क्या है, डराने के लिए बनाया जाता है। मरने के बाद क्या हुआ है कोई जानता है? मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ, क्या है आप लोगों को जरूर पता होगा, जो अंतिम संस्कार करता है उसको जरूर पता होता है। 10वें दिन क्या हाल होता है मरने के बाद पता है आप? अगर हिंदू समाज से आप बिलोंग करते हैं, और मैं भी उसी समाज से बिलोंग करता हूं, तो 10वें दिन जैसे खीर पूरी बांटना शुरू करता है ना लोग, खाना भोज, श्राद्ध भोज, वह तो समझो कि एक कौवे के बराबर सब लोग नजर आने लगते हैं। मैंने भी किया है, पिताजी का देहांत हुआ था, ऐसा समाज के दबाव में करना ही पड़ता है, लाख प्रगतिशील होने के बावजूद। लेकिन 10वें दिन तक जाते जाते तो सारा दुख ही लोग भूल चुका होता है, लोग उत्सव मना रहा होता है, हंस रहा होता है, नाच रहा होता है, गा रहा होता है, लाउड स्पीकर बजा रहा होता है। तो संसार यही है, संसार किसी के लिए रुकता नहीं। अब वो व्यक्ति स्वर्ग गया या नरक गया किसी को याद करने की फुर्सत ही नहीं है, तो क्यों इस पचड़े में पड़े जब ये इसी जीवन में इतनी सारी कहानी पड़ी है। तो जब मृत्यु होगी तो देखेंगे, मृत्यु को स्वीकार कर लिया, कहानी खत्म हो गई। तो जो मरता है उसको तो सारा दुख उसका समाप्त हो जाता है, जो बचा हुआ है उसी का दुख है ना। तो इसलिए स्वर्ग लोक आदि की चर्चा अभी हम लोग नहीं करते। चैप्टर नंबर 2 चलते हैं और भारत में यूरोपियों का प्रवेश वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहां से लेते हैं चैप्टर 2, भारत में यूरोपियों का प्रवेश। भारत में यूरोपियों का प्रवेश, यूरोपियों का प्रवेश। अब कैसे यूरोपियों का प्रवेश क्या होता है? व्यापारिक कंपनी के माध्यम से होता है। ये क्या है? चैप्टर 2 है। कहां का चैप्टर 2 है? ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी 12th क्लास, जिसका नाम है आपका बिपिन चंद्र के जी के द्वारा लिखा गया है। बिपिन चंद्र बहुत बड़े राइटर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हुए थे, लेकिन इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में एक मानक कार्य किया है और व्यवस्थित कार्य किया है। व्यवस्थित का मतलब है कि वाइसनेस नहीं है, वाइसनेस है लेकिन कम है, पूरी तरह से नहीं है। नहीं तो जनरली क्या होता था, दिल्ली विश्वविद्यालय में मार्क्सवादी विद्वान हावी रहते थे और जो किताबें लिखी जाती थी वो मार्क्सवाद से प्रभावित होती थी। जैसे आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में एक सुमित सरकार जी, सुमित सरकार का भी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बढ़िया काम रहा है, लेकिन मार्क्सवादी रहे हैं तो थोड़ा सा उनके लेखन में हम पूर्वाग्रह देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कम पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। इसीलिए एनसीईआरटी को हम देखते हैं इनके द्वारा लिखा गया है। एनसीईआरटी इसलिए लिखा जाता है ताकि छोटे बच्चे को व्यवस्थित तरीके से सारी बातें बताया जा सके, जिसमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं। अभी हम बच्चों को धर्म पढ़ाने लगे तो बच्चे अभी से धार्मिक हो जाएंगे, छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं, न्यूट्रल होने के लिए सिखाते हैं, और थोड़ा भी अगर प्रभाव पड़ेगा जीवन में तो तत्कालिक तौर पर लाभ हो ना, लेकिन जब आप गलत काम करने लगेंगे तो मेरी बातें याद जरूर आ जाएंगी कि उन्होंने कहा था, कोई एक व्यक्ति था जिन्होंने कहा था कि गलत काम मत कर, तो आपको याद आ जाएगा, फिर आप बाईपास कर देंगे। ऐसे ऐसे कहने वाले लोग आते जाते रहते, ऑनलाइन पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, क्या मानेंगे उसकी बात। हो सकता है फिर बाईपास करके आप गलत करने के लिए चले जाए, लेकिन याद रखना अगर मेरी बात आपके कान में चली गई तो गलत करने के दौरान ये बातें तो आएगी ही आएगी जीवन में। आप कभी भी गलत करके देखना, मैं वहां पर खड़ा मिल जाऊंगा, मेरी बातें वहां पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं यूरोपियों का प्रवेश यहां पर क्या होता है। ठीक है, यहां पर हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर का टॉपिक क्या बता दें। टॉपिक इसमें है ही नहीं तो क्या दिखा है, यूरोपियों का प्रवेश हुआ है, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब आप लोग यहाँ है ही नहीं। जिन बच्चों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब उसको क्लास में मजा नहीं आ रहा। तो ऐसे बच्चों से प्रार्थना होती है कि आप ऑफलाइन क्लास देखिए, रिकॉर्डेड क्लास देखिए, ताकि चैट देखने के दौरान डिस्टर्ब क्लास ना हो। तो ओल्ड एनसीईआरटी में हम देखते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले ये समझेंगे कि भारत में यूरोपियों के प्रवेश का तात्पर्य क्या है। क्या लिखा हमने, भारत में यूरोपियों के प्रवेश का मतलब क्या है, प्रवेश, इसका तात्पर्य क्या है। तो तात्पर्य इसका हो जाएगा, तात्पर्य हो जाएगा कि भारत में व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों की कंपनियां, यूरोपीय देशों की कंपनियों का आगमन, देशों की कंपनियों का आगमन होना, यानी आना, विभिन्न यूरोपीय देशों की कंपनियों का भारत आगमन होना।
क्या इससे पहले नहीं यूरोपीय देशों की कंपनियां भारत आती थी? तो आती तो थी, लेकिन वो प्राचीन काल में आती थी। इस काल में खास करके मध्यकालीन भारत में 1453 के बाद यह प्रक्रिया बाधित हो गई थी। अभी लोग नहीं आ पा रहे थे, उसके कई कारण थे, हम लोग इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब फिर जब वो आने लगते हैं तो वह हमारे लिए इतिहास का एक पार्ट बन जाता है, क्योंकि इस आगमन ने भारतीय इतिहास को गहरे से या गहराई से प्रभावित किया है। कैसे किया है, इसको बारी बारी से देखेंगे। तो भारत में यूरोपियों का प्रवेश का मतलब क्या हो गया? तात्पर्य होगा कि भारत में व्यापार करने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों की कंपनियों का आगमन। क्या पहले नहीं आते थे? क्या पहले यूरोपीय देश की कंपनियां नहीं आती थी? देश की कंपनियां नहीं आती थी? नहीं आती थी? तो हम कहेंगे बिल्कुल आती थी। लेकिन क्या था, प्राचीन भारत में भारत तथा यूरोप के गहरे व्यापारिक संपर्क थे। गहरे व्यापारिक संपर्क थे। प्राचीन भारत में भारत तथा यूरोप के गहरे व्यापारिक संपर्क थे। हालांकि 1453 के बाद, मध्यकाल में कई कारणों से यह संपर्क भंग हो गया था। कई कारणों से यह संपर्क भंग हो गया था। कई कारणों से यह संपर्क भंग हो जाता है। अब क्या कारण था, इसको भी हम जरा देखेंगे। कई कारणों से भंग होता था। मार्क्सवाद एक विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स के आधार पर है। हाँ, 6 बजे तक क्लास चलेगी, कोशिश करेंगे 6 बजे से 10-5 मिनट पहले खत्म करें ताकि दूसरे क्लास में आप जा सकें। मार्क्सवाद क्या है? एक विचारधारा है। मार्क्स का मतलब है कार्ल मार्क्स। जैसे गांधी जी है ना, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी एक व्यक्ति का नाम है, वैसे ही कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति का नाम है। और उस व्यक्ति के द्वारा जो विचारधारा दी गई उसको हम मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं, और संक्षेप में उसको ही मार्क्सवाद कहा जाता है। लेकिन यहां पर इसके लिए व्याख्या नहीं करेंगे, कारण है कि ये परिप्रेक्ष्य यहां बनता ही नहीं है। जहां पर ऐसी विचारधारा आएगी, अभी तो हमें पढ़ना बाकी है ना, पूरा इतिहास ही पढ़ना बाकी है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो कहीं ना कहीं आएगा ही, तो उसको देख लेंगे। नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे तो वहां पर मिल ही जाएगा। प्राचीन भारत में भारत तथा यूरोप के गहरे व्यापारिक संपर्क थे। हालांकि मध्यकाल में कई कारणों से यह संपर्क भंग हो गया था। प्राचीन भारत में संपर्क के जरिए क्या थे? प्राचीन भारत में संपर्क के साधन क्या थे? संपर्क के साधन क्या थे? यहां पर 2 साधन होगा। एक तो होगा जल मार्ग, और दूसरा जो होगा वह होगा स्थल मार्ग। यहां पर जो मुख्य मार्ग हो जाएगा वह कौन कौन सा हो जाएगा? मुख्य मार्ग जो हो जाएगा वह हो जाएगा, एक तो होगा मध्य एशिया होते हुए पुराने सिल्क रूट का प्रयोग करना। मध्य एशिया में पुराने सिल्क रूट के साथ व्यापार करना। मध्य एशिया के रास्ते हम व्यापार करते हैं। दूसरा है हॉर्मुज की खाड़ी के रास्ते व्यापार करना। अब अगर हॉर्मुज की खाड़ी नहीं जानते हैं तो इसका हम मतलब नहीं समझ पाएंगे। तीसरा हम देखते हैं लाल सागर तथा भूमध्य सागर के रास्ते व्यापार करना। क्या दिमाग में कुछ बातें स्पष्ट हुई? रास्ता दिखा कि कौन सा रास्ता हो सकता है?
अगर आपको पूछा जाए कि आपके स्कूल का रास्ता आपके घर से कैसे जाता है, सपोज दैट आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपके घर से आपके स्कूल का रास्ता कैसे जाता है, तो आप मुझे बताइएगा नहीं, लेकिन दिमाग में एक मैप बना होगा कि अच्छा इस रास्ते से चले जाएंगे, यहाँ खेत होगा, यहाँ आम का पेड़ होगा, यहाँ पर रोड होगा और रोड के दाहिनी तरफ स्कूल होगा, ऐसा कुछ आपने दिमाग में तुरंत सोच लिया। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो मैप जो पढ़ने के लिए कहा जाता है कि मैप को जरूर ध्यान में रखेंगे, तो वह भी इसीलिए होता है ताकि उस टाइप के, चूंकि यह तो आपके गांव की बात है तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर कहा जाए दिल्ली कहाँ है, पूरे भारत के नक्शे को देखने की बात की जाए इस तरह से, अब बताओ कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी कहाँ है, ये अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन दिमाग में वो बातें आती ही नहीं, कहाँ है कुछ पता ही नहीं चलता, किधर होगा, कहीं होगा नहीं। अगर विश्व की बात करें तब तो हमें यूरोप ही समझ में नहीं आएगा कि यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, तो जो भी बातें यहां कहेंगे कुछ समझ में आएगी नहीं। इसलिए आपकी सुविधा के लिए वैसे तो पूरी बातें नहीं समझाई जा सकती है छोटे से क्लास में, खुद जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने मैप जरूर रखा है आपको समझाने के लिए। एक बार मैप देखिए और मैप के आधार पर आप मुझे बताइए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। ये वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड का ये नक्शा है, वर्ल्ड जो हमारा दिखता है ऐसा ही दिखेगा अगर आप आकाश से फोटो लेकर के देखेंगे। वैसे तो ये गोल है, लेकिन इसको अगर काट करके हम फैला दें ऐसा ही दिखेगा, और जब आप ऐसे फैलाएंगे तो ये जो तट है, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, ये जो तट है ये असल में ये तट यहां से आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जब गोल आप करेंगे, ग्लोब आप देखते होंगे, तो ऐसे करेंगे तो ये दोनों तट आपको मिल जाएगा, ये और ये आपको एक जैसा ही दिखाई देगा, मतलब दोनों जाकर के आगे आसपास ही। अब अगर इस मैप की बात करें तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, जो वन है यह क्या कहलाता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे ज्योग्राफी, ये हम कहते हैं इसको अफ्रीका। अफ्रीका का भी विभाजन अगर करें तो दो भागों में, चार भागों में किया जा सकता है, क्योंकि दिशा के हिसाब से अफ्रीका को हम विभाजित करेंगे। जैसे हम बीचों बीच अगर लाइन कर दें, ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, ये उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा। इसको अगर फिर से काट दें तो ये पश्चिमी हो जाएगा, ये पूर्वी अफ्रीका हो जाएगा। इसी तरह से विभाजित करते हैं। जैसे आप देखेंगे ये वाला पार्ट यहां से अगर हम लेते हैं, ये पूरा का पूरा भाग, ये क्या कहलाएगा, यूरोप। यहीं से कंपनियां भारत आ रही है, यहीं से भारत में यूरोपीय कंपनियां आ रही है। और इस टाइप का साइड का जो भाग है, ये संपूर्ण भाग देखें, रूस को छोड़ दीजिए, उसके नीचे ले लीजिए, ये पूरा का पूरा भाग जो हो जाएगा, ये संपूर्ण भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एशिया कहलाएगा। नहीं, एशिया का भी बहुत सारे भाग हो सकते हैं। जैसे हम दक्षिण एशिया में सबसे नीचे अपना ही है देश, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज। कुछ नॉर्थ एशियन होगा, मिडिल ईस्ट होगा यानी मध्य पूर्व का होगा, जैसे हम कहते हैं मध्य एशिया, यदि मिडिल एशिया को हम देखते हैं मध्य पूर्व का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशिया है, फिर पूर्वी एशिया है। इस तरह से अलग अलग दिशा के आधार पर बांटते हैं। ये हम देखते हैं छोटा सा भाग जो है यह न्यूजीलैंड है, और ये पूरा है आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये भाग जो है आपका लंबा सा शंख जैसा, ये है आपका दक्षिण अमेरिका कहलाता है, और ये भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्तर अमेरिका। और अगर हम बात करें यहां पर ये जो काला काला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह काला काला क्षेत्र लैंड नहीं है, यह पानी है, और इसको हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहेंगे। ये आपका जो भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंद महासागर, सागर हो जाएगा। ये जो भाग हो जाएगा यह होगा प्रशांत महासागर, महासागर हो जाएगा। और प्रशांत महासागर चूंकि ऐसे हमने गोल करके बनाया है, तो प्रशांत महासागर का एक भाग यहां पर भी हो जाएगा, प्रशांत महासागर, यह भी हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ये तो मिल जाएगा ना। तो अगर यूरोप को देखें, क्या यूरोप का देश प्रशांत महासागर में है कोई या नहीं है, आप बताएं, हाँ या नहीं। मैं कहता हूं कि यूरोप का कोई देश प्रशांत महासागर में है या नहीं है, इसी से समझदारी का पता चल जाएगा।
या यूरोप का देश कहां पर है, अटलांटिक में है या प्रशांत महासागर में। इससे पता चल जाएगा कि हमारी क्या समझ अभी तक ज्योग्राफी की बनी है। तो इंडिया का मैप समझ लेता है, वर्ल्ड का मैप नहीं समझ होता है तो समझना पड़ेगा ना भैया, इसको समझना पड़ेगा ना। तो क्या यूरोप प्रशांत महासागर में है या अटलांटिक महासागर में है, यह सवाल मैंने आपसे पूछा है। तो यहां पर हम कहते हैं आशिया गुप्ता, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका है प्रशांत में, उसका एक साइड होगा, लेकिन अमेरिका का एक साइड तो अटलांटिक में भी है ना, अमेरिका का एक साइड तो अटलांटिक में भी है, पूरा प्रशांत में तो है नहीं। चलिए ठीक है, आप सभी बच्चे करें नहीं हमने इसलिए कहा क्योंकि यह अगर यूरोप है, या यूरोप किससे जुड़ा हुआ है, प्रशांत अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। अब अगर देखें उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, तो एक साइड से तो यह प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है और एक साइड से यह अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। जैसे अफ्रीका को देखेंगे, एक साइड ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, दूसरे साइड में हिंद महासागर से भी जुड़ा हुआ है ना ऐसा। और यहां जो हम देखते हैं चाइना, जापान आदि जो देश है वो प्रशांत महासागर में ही पाया जाएगा, प्रशांत महासागर का ही उसका भाग है। ऐसा हमने इसलिए कहा कि आपको बताया ज्योग्राफी तो पढ़ाना नहीं है, लेकिन यह एक बेसिक समझ हमें होनी चाहिए। जब हम यह पढ़ते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ है, तो एक्चुअल में यूरोपीय कंपनी कहां से भारत आती है, किस लिए आती है, यह समझ हमें यही विकसित करनी होगी ताकि आगे की चीजों को समझने का रास्ता तैयार हो सके। आशा करता हूं मैप आपने समझ लिया होगा। तो 3 माध्यम से व्यापार होता है। मध्य एशिया में पुराने सिल्क रूट के माध्यम से, अब जरा देख लेते हैं मध्य एशिया है कहां, इसको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये आपने देख लिया है और जब भी आप देखेंगे तो आपको बात याद आ ही जानी चाहिए, क्योंकि एक विषय तो आप पढ़ नहीं रहे, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में मैप का पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया ही जाता है। तो ज्योग्राफी एटलस, जैसे बच्चे पूछते हैं कौन सा एटलस ले, अरे भाई कोई ले लो ना, हिमालयन है, ऑक्सफोर्ड है, कोई भी ले लो, इसमें मुझे क्या पूछना। आप इतने बड़े बच्चे हो चुके हो तो कहीं भी देखो, कोई भी जो समझने लायक एटलस, हिंदी अंग्रेजी कोई भी हो, अंग्रेजी वाला लो तो ज्यादा बढ़िया है। अब देखिए कहा गया यहां पर कि सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार होता था। अब सिल्क रूट कहां पर होगा, तो मध्य एशिया के रास्ते व्यापार हो रहा है, और यहां पर है मध्य एशिया, यहां पर है, तो यह चाइना से होने वाला व्यापार यहां से जा रहा है, ये यूरोप है। एक मार्ग हमने देख लिया। दूसरा कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से भी व्यापार हो रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी कहां है, ये गुजरात है, और ये है आपका हॉर्मुज की खाड़ी, हॉर्मुज खाड़ी होता है, यहां के रास्ते से व्यापार होगा। लेकिन थोड़े दूर तक ही हम समुद्र से व्यापार कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद लैंड आ जाता है, वहां पर हमें बैलगाड़ी की जरूरत पड़ेगी। फिर तीसरा जो होता है वो लाल सागर के माध्यम से हम कर रहे हैं, इस सोमालिया होते हुए। अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहीं पर इजराइल है, एक्चुअल में यहां पर स्वेज नहर बना गया है, यह है आपका भूमध्य सागर। और ये जो छोटा सा पैसेज देखते हैं इसको हम कहते हैं लाल सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के रास्ते जैसे एंट्री करेंगे, सबसे पहले इटली सामने आ जाए। यानी अगर इटली को व्यापार करना होगा, सबसे अच्छा होगा कि व्यापार हम लाल सागर और भूमध्य सागर के माध्यम से करें। अन्य देशों को नहीं होगा, क्योंकि अन्य देशों के लिए फिर जहाज वहां निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ये तीनों व्यापारिक मार्ग तो हमारे थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे कि इन व्यापारिक मार्गों से व्यापार करना मुश्किल हो गया, तो फिर नए तरीके से संपर्क स्थापित करने की जरूरत पड़ती है। कैसे? तीनों रास्ते से हमने देखा कि पहले कहां से होता था, मुख्य मार्ग था मध्य एशिया में पुराने सिल्क रूट के साथ व्यापार करना, हॉर्मुज की खाड़ी के रास्ते व्यापार करना, लाल सागर तथा भूमध्य सागर के रास्ते व्यापार करना। इन तीनों रास्तों से हम व्यापार करते थे। उस समय पहले जो व्यापार होता था, पहले के व्यापार में प्रमुख भूमिका किसकी होती थी? पहले के व्यापार में प्रमुख भूमिका कौन निभाता था? प्रमुख भूमिका किसकी थी? किसकी थी? कौन प्रमुख भूमिका निभाता था? पहले के व्यापार में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो पहला तो हम देखेंगे अरबी व्यापारी, यानी अरब क्षेत्र के व्यापारी अच्छा खासा व्यापार करते थे। यहां पर कोई यूरोपीय व्यापारी
मौजूद नहीं है, कोई यूरोपीय व्यापारी मौजूद नहीं है। लाल सागर के माध्यम से, लाल सागर तथा भूमध्य सागर के रास्ते, भूमध्य सागर के रास्ते कौन व्यापार करता था? रास्ते वेनिस के व्यापारी, वेनिस का मतलब होता है इटली, इटली के व्यापारी व्यापार करते थे, व्यापारी व्यापार करते थे, इटली के व्यापारी व्यापार करते थे। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझिएगा कि प्राचीन भारत में संपर्क के साधन तो थे, जल मार्ग से भी होता था, स्थल मार्ग से भी होता था। मुख्य मार्ग क्या था? मध्य एशिया में पुराने सिल्क रूट के साथ व्यापार करना, हॉर्मुज की खाड़ी के रास्ते व्यापार करना, लाल सागर और भूमध्य सागर के रास्ते व्यापार करना। पहले के व्यापार में प्रमुख भूमिका किसकी होती थी? तो अरबी व्यापारी की होती थी। लाल सागर और भूमध्य सागर के रास्ते जो व्यापार करता था वह वेनिस का व्यापारी करता था। वेनिस का मतलब इटली का व्यापारी। क्या आपके पास कोई मैप वगैरह का बुक है? तो मैं कहता कि अभी आप मैप को खोल करके देखिए कि यूरोप का मैप खोलेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा इटली की क्या स्थिति है। वैसे मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इटली की क्या स्थिति है। अगर हम यहां इस मैप को फिर से देखें, चूंकि मैंने एक बहुत ही HD क्वालिटी का मैप लिया है ताकि आपको यहां पर स्पष्टता रहे। चलिए ठीक है, हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो व्यापार हो रहा है इस एरिया से, उसमें अरबी क्षेत्र के व्यापारी ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इटली कहां है भाई? इटली हमारा ये क्षेत्र है, ये जो देख रहे हैं इटली। ठीक है, छोटा सा ही पॉइंट आपको दिख रहा होगा लेकिन इटली है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये है आपका ब्रिटेन। ये वाला भाग कौन सा है? ये है आपका भारत, इटली है। और ये छोटा सा दो देश यहां पर है, छोटा छोटा दो देश है। ये है आपका पुर्तगाल तथा स्पेन, पुर्तगाल तथा स्पेन यहां एक दूसरे से चिपका हुआ है। और ये जो इसके ऊपर का भाग है ये है आपका फ्रांस, क्योंकि इन सब की प्रमुख भूमिका निभानी ये फ्रांस है। और यहां छोटा सा देश देखेंगे, ये है आपका हॉलैंड, जिसको हम वर्तमान में नीदरलैंड कहते हैं, क्योंकि यही सब देश, इसी सब देश के व्यापारी भारत आते हैं। तो शुरुआत में जब व्यापार हो रहा है उसमें सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभा रहा है? या तो अरबी व्यापारी निभा रहा है जो अरब क्षेत्र का व्यापारी है, या फिर निभा रहा है इस रास्ते से इटली का व्यापारी। अब जो व्यापारी अपना माल मंगा रहा है किसी भी तरह से, वह उस पर एकाधिकार प्राप्त करेगा। और अगर ये रख ले रहा है तो इस क्षेत्र को व्यापारिक माल मिलेगा ही नहीं। खास करके आप देखेंगे जो पुर्तगाल है, स्पेन है, उन सबको वस्तुएं मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती थी जो भारत से व्यापार होकर के जाता था, क्योंकि एक तो व्यापार की मात्रा बहुत कम है, दूसरा है कि इटली के व्यापारी इतना अधिक टैक्स उसके ऊपर लगा देते थे कि सामान इतना महंगा हो जाता था, वहां पर व्यापार करना ही मुश्किल था या उसको खरीदना ही मुश्किल था। ऐसे मौके पर अब क्या करें? यहां के देश भी, इस साइड के देश भी तो चाहेंगे ना व्यापार करें। इस देश के ने क्या किया? इस रास्ते से आप आ नहीं सकते हैं, इस रास्ते से आ नहीं सकते क्योंकि यहां युद्ध हो रहा है। तो इन देशों ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला ऐसे। इसी को हम कहते हैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन। केवल भारत ही वो लोग नहीं आए, वो फिर अफ्रीका भी जाता है, अमेरिका भी जाता है, अन्य सभी जगह वह जाने लग जाता है। लेकिन जो भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इन रास्ते को छोड़ा, इन रास्ते को छोड़ा, इन रास्तों को छोड़ा और एक नए रास्ते से भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया। क्यों किया यह हमें अभी देखना होगा कि क्यों यहां पर किया जा रहा है। पहले तो हम ये देख रहे हैं यहां पर किसकी भूमिका थी। पुराने मार्ग ये थे, बदले में व्यापार के, पहले व्यापार की प्रमुख भूमिका किसकी थी? अरबी व्यापारी की थी जो मध्य एशिया से व्यापार करता था। लाल सागर और भूमध्य सागर के रास्ते वेनिस के व्यापारी व्यापार करते थे। और इसी में एक लाइन और जोड़ दीजिए, वेनिस के व्यापारी इन व्यापार पर या भारतीय वस्तुओं पर या पूर्वी विश्व के वस्तुओं पर एकाधिकार करते थे। वेनिस के व्यापारी, वेनिस का मतलब इटली होता है, इटली के व्यापारी क्या करते थे? व्यापारी पूर्वी विश्व से, पूर्वी विश्व की वस्तुओं पर
वस्तुओं पर एकाधिकार रखते थे, वस्तुओं पर एकाधिकार रखते थे, एकाधिकार रखते थे, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप के देशों को, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप के देशों को या तो वस्तुएं नहीं मिलती थी, या तो वस्तुएं नहीं मिलती थी, या तो वस्तुएं नहीं मिलती थी, अथवा काफी महंगे दरों पर मिलती थी, अथवा काफी महंगे दरों पर मिलती थी। या तो वस्तुएं मिलती ही नहीं थी या फिर बहुत ही अधिक महंगे दरों पर प्राप्त होती थी। क्यों? क्योंकि जो इटालियन व्यापारी है वह रास्ता नहीं दे रहा है। इटालियन व्यापारी उसको क्या कर रहा है? रास्ता नहीं देखा है। ठीक है, मैप अगर सामने रखे हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। उत्तम गुप्ता, साउथ ईस्ट में इटली है, ठीक है, बढ़िया है। यही सब चीज़ तो समझना है, ये सब बातें समझने लगेंगे तो आपको समझिए कि फिर आधी समस्या आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ हम समझ करके ही लिख पाते हैं आगे जब भी एग्जामिनेशन में जाएंगे या क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तभी, जबकि आपको ये सारी समझ हो जाती है। ठीक है, क्या देखते हैं इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जा रही है, कि बहुत मुश्किल हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से व्यापार पर एकाधिकार हो जा रहा है। फिर भी थोड़ी बहुत वस्तुएं मिलती ही थी, यह भी लिख सकते हैं, दोनों मिलती थी। फिर भी यूरोप के लिए व्यापार होता ही था, के लिए व्यापार होता रहा। अब दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत यहां क्या आ जाती है, जरा इसको देख लेते हैं। परेशानी क्या हो गई, दिक्कत क्या हो गई? अब हम देखते हैं कि यहां पर 1453 में 1453 में कुस्तुनतुनिया जो बिजेंटियन साम्राज्य की राजधानी थे, बिजेंटियन साम्राज्य की राजधानी थी, पर उस्मानी तुर्कों का कब्जा हो गया। उस्मानी तुर्कों का कब्जा हो गया और इस क्षेत्र में कब्जा हो गया। इस क्षेत्र में निरंतर युद्ध होने लगे, जिसके कारण व्यापारिक प्रक्रिया भंग हो जाती है। व्यापारिक संपर्क सरल नहीं रह गए, पूरी तरह तो कभी नहीं रुकेगा, व्यापारिक संपर्क सरल नहीं रहे, बहुत मुश्किल हो गया व्यापारिक संपर्क। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव किसको पड़ता है? इस स्थिति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है? सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पश्चिमी यूरोप के देशों पर पड़ा, पश्चिमी यूरोप के देशों पर पड़ा, अतः यह देश पूर्वी विश्व से व्यापार के लिए, यह देश पूर्वी विश्व से व्यापार के लिए नए वैकल्पिक, नए सुरक्षित तथा नए, या ऐसे करते हैं, नए वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए बाध्य होते हैं, मार्ग खोजने के लिए बाध्य हुए, यह मार्ग बाध्य होते हैं, नए वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि जिस परंपरागत मार्ग से व्यापार हो रहा था वह मार्ग क्या होता है कि लगातार वहां पर युद्ध
हो रहा है और थोड़ा बहुत अगर व्यापार हो रहा है तो पूर्वी यूरोप के देशों का यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक तरह से मोनोपोली सी बन गई है। तो इसलिए नए वैकल्पिक मार्ग को खोजना इनके लिए मजबूरी होती है। वैकल्पिक मार्ग से क्या फायदा होता? नए वैकल्पिक मार्ग से क्या फायदा होता? क्या फायदा होता? नए वैकल्पिक मार्ग से क्या फायदा होता? तो फायदा यहां पर होता कि पश्चिमी यूरोप में सीधे व्यापारिक माल पहुंच सकता था। पश्चिमी यूरोप को सीधे पूर्वी विश्व से मिलने वाला व्यापारिक माल मिल जाता, वाली वस्तु मिल जाती, वस्तु सीधे मिल जाती। सीधे दो बार लिख देंगे ना। क्या हम देखते हैं कि वाली वस्तु या वस्तुएं मिल जाती जो पहले उसको वाया मीडिया से मिल रहा था, अब सीधे सीधे उसके पास पहुंच जाएगा। पश्चिमी यूरोप को सीधे पूर्वी विश्व से मिलने वाली वस्तुएं मिल जाती जो अभी उसको पूर्वी यूरोप से प्राप्त करना पड़ता था, अब वह सीधा सीधा मिल जाता। फिर हम क्या देखते हैं कि जो युद्ध हो रहा है, युद्ध की विभीषिका से भी वह बच जाता। नए वैकल्पिक मार्ग से क्या फायदा होता? तो पश्चिमी यूरोप को सीधे पूर्वी विश्व से मिलने वाली वस्तुएं मिल जाती। दूसरा फायदा क्या होता? युद्ध में फंसने से वे बच जाते। कम से कम दो फायदा तो इसको था ही, क्योंकि अगर देखा जाए तो मध्य एशिया में लगातार युद्ध चल रहा है और वहां से व्यापार करना तो भाई सरल नहीं हो। अभी थोड़ा सा व्यापार, थोड़ा सा युद्ध इजराइल आदि में, फिलिस्तीन आदि में हो रहा है, तो लाल सागर वगैरह से व्यापार करना तो वाकई अभी भी मुश्किल हो गया है। अभी भी हम लोग केप ऑफ गुड होप का ही व्यापार, गुड होप होकर के ही व्यापार करने लगे। अभी की स्थिति है, आप लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। अभी भी हम देखते हैं कि इजराइल के साथ जो तनातनी बढ़ा है, वहाँ हूती विद्रोही मिसाइल ही चला देता है जहाज़ों पर। व्यापारिक माल फिर कैसे जाएगा? जहाज़ को पकड़ लेता है, किडनैप कर लेता है, मिसाइल से हमला कर देता है, समुद्र में कहीं लेकर जाके छिप जाता है। तो लोगों ने सोचा थोड़ा घूमना ही पड़ेगा ना, चलो केप ऑफ गुड होप करके ही चलते हैं, क्योंकि अब लाल सागर से व्यापार हो सकता था, बहुत दिनों से हो रहा था, 1955 से ही हो रहा था, क्योंकि स्वेज नहर नामक एक नहर बना दिया गया था। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, इसको बहुत फायदा होता कि कम से कम जो युद्ध वाला भाग है वह क्या हो जाता, वह यहां से हट जाता। जो युद्ध वाला पार्ट है वह मिनिमाइज हो जाता और सीधे सीधे वह वस्तु प्रारंभ उसको सीधे मिल जाता। अगर यहां देखें किन देशों ने पहल की, देशों ने वैकल्पिक मार्ग खोजने की पहल की, किसने किया? तो दो देश यहां पर बड़े प्रमुख हैं। पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा पुर्तगाल, दूसरा होगा स्पेन। हालांकि स्पेन बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है, पुर्तगाल भी शुरुआत के दौर में अपना स्टार्ट करके फिर वो पीछे चला जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा इस समय, पुर्तगाल और स्पेन। इस काल में चूंकि यूरोप में वैज्ञानिक प्रगति हो रहे थे, चूंकि यूरोप प्रबोधन के युग से गुजर रहा था, जिसमें विज्ञान एवं तकनीक की प्रगति के लिए काफी काम हो रहे थे, तो हम क्या देखते हैं, तो इसके प्रभाव स्वरूप हम क्या देखते हैं, इसके प्रभाव स्वरूप
भौगोलिक खोज का भी, भौगोलिक खोज के लिए भी खोज के प्रयास प्रारंभ, भौगोलिक खोज के प्रयास प्रारंभ होते, भौगोलिक खोज के प्रयास प्रारंभ हुए। अब देखो होता क्या है, प्रबोधन का मतलब होता है इनलाइटमेंट, इनलाइटेंटमेंट का युग होता है, यानी हम वैज्ञानिक क्रांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारी सोच बदलती है ना, तो हम हर जगह विज्ञान ढूंढ लेते हैं, और सोच अगर दूषित होता है तो हमें कहीं विज्ञान दिखता ही नहीं। जैसे सेब को गिरते हुए कितने लोगों ने देखा होगा पेड़ से? सेब को गिरते हुए नहीं देखा, अमरूद को गिरते देखा, पपीता को गिरते देखा, किसी वस्तु को जमीन पर गिरते हुए देखा। सदियों से यह हो रहा है और सदियों से लोगों ने यह प्रक्रिया देखी है, लेकिन जिसके पास वैज्ञानिक बोध नहीं है वह इस प्रक्रिया को एक सामान्य घटना मानेगा। लेकिन यहां पर न्यूटन क्या करता है, न्यूटन है, गैलीलियो है, ये सब क्या करता है, ऐसी सामान्य घटना को सामान्य घटना मानने से इनकार कर देता है, और वह प्रयास करता है, वो बताता है यह सामान्य घटना नहीं है बल्कि किसी कारण से होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। आर्किमिडीज का नाम हमने सुना है। आर्किमिडीज ने कहा कि भाई जो हम पानी का विस्थापन करते हैं किसी वस्तु से, और उस विस्थापन के आयतन से बड़ा आयतन हम अगर बना लेते हैं तो फिर पानी में वस्तुएं नहीं डूबेगी। नाव का कॉन्सेप्ट कि पानी में नाव चल सकता है, इसका कॉन्सेप्ट वैज्ञानिक तौर पर अब स्थापित हुआ। ऐसे बहुत सारे खगोलीय गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली, तारा की चर्चा होती है, सूर्य की चर्चा होती है, बहुत सारे यहाँ पर वैज्ञानिक चिंतन का विकास होता है। इस काल में चूंकि यूरोप प्रबोधन के युग से गुजर रहा था, जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति के लिए काफी काम हो रहे थे, तो इसके प्रभाव स्वरूप भौगोलिक खोज के प्रयास प्रारंभ किए, और इन प्रयासों में स्पेन तथा पुर्तगाल के शासकों का सहारा मिला। पुर्तगाल के शासकों का सहारा मिलता है। पुर्तगाल तथा स्पेन के शासकों के द्वारा सहारा दिया गया। यहां पर अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां एक तथ्य गलत लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है स्पेन का नागरिक है, और स्पेन का नागरिक कोलंबस था, उसने, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है जहां तक मुझे याद है। स्पेन के नाविक कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला, जबकि कोलंबस स्पेन का नागरिक नहीं था, वह तो इटली का हुआ करता था। यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा लिखने के दौरान सामान्यतया लिख दिया है, क्योंकि छोटे बच्चे को पढ़ाना था, इसलिए यहां पर सामान्यतया लिख दिया। ठीक है, 1492 में हम क्या देखते हैं कि 1492 में यहां पर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली। 92 में अमेरिका ने क्या कर लिया, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने कर ली। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कर ली अमेरिका की खोज कर ली, जबकि वह भारत खोजने निकला था। उसको पता ही नहीं था कि सामने क्या होगा, सामने लैंड है, उसको पता ही नहीं था। समुद्र में कैसे पता चलेगा, उस समय तो कोई वैज्ञानिक था नहीं, या हमारे पास ऐसे नक्शे तो हुआ नहीं करते थे। तो जैसे आप देखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस को आप दोष मत दीजिए कि ये ऐसा क्यों कर पाया। देखिए यहां पर अगर हम बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस की, ये कहां से चलेगा, क्रिस्टोफर कोलंबस चलेगा स्पेन से चलेगा। स्पेन के राजा ने ही, मैनुअल फर्स्ट ने उसको निमंत्रण दिया था कि आप जाइए। मान लीजिए स्पेन यहाँ, स्पेन से इसको एक चीज पता चल गया था कि पृथ्वी गोल है, सिंपल सी बात, इसको पता चला था कि पृथ्वी गोल है। कहा कि जब चलेंगे सीधे दिशा में, और ये पूरब में है, जो भारत है या पूर्वी विश्व पूरब में है। इसने कहा कि भाई इधर से तो नहीं जा सकते, इधर से जाएंगे तो बड़ा पचरा है, यहाँ लैंड है, यहाँ युद्ध हो रहा है। तो ऐसा करते, जब गोल है तो समुद्र के रास्ते ही चल पड़ते हैं, समुद्र में चलते चलते तो पहुंच ही जाएंगे, आज या पहुंचे या कल पहुंचे। जब गोल होगा तो हम एक पॉइंट से चलेंगे दूसरे पॉइंट पर, उसी समय पहुंच जाएंगे, वहीं पर पहुंच जाएंगे। इसने यहां से स्पेन से चलना शुरू किया, खूब चला, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि यहां सामने लैंड है। जब ये पहुंचा
चूंकि ये यात्रा बहुत लंबी है, 6 महीने लग सकता है इसको, यहाँ तक अटलांटिक महासागर को पार करने में लग जाए, और अटलांटिक महासागर पार करना वाकई मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस फिर भी पहुंच गया, और सामने जैसे ही लैंड देखा वहां काले काले लोग देखे, अरे ये तो बड़ा गजब हो गया, हमने भारत की खोज कर ली, और वहां के तट को उसने ईस्ट इंडीज कह दिया। ईस्ट मतलब पूरब का इंडीज, यानी पूरब का इंडिया कह दिया। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वह अमेरिका खोज रहा है। बाद में पता चला कि अच्छा ये तो भारत हम आ ही नहीं पाए, अमेरिका। अब इसको करना क्या था, यहां से निकलते हुए फिर जब चलता, फिर यहां लैंड करते करते यहां पर आ जाता, इंडोनेशिया वगैरह का था, पूरा घूम के आना पड़ता, लेकिन इसने अपनी यात्रा यहीं पर ड्रॉप कर दी। इसको लगा कि हमने खोज लिया इंडिया को, लेकिन एक्चुअल में वह खोजा गया, अमेरिका को खोजा गया, क्योंकि दूसरे भी नौसेना का अभियान जब होता है या दूसरे अभियान होते हैं, तो यहां क्या देखते हैं, यहां पर फिर स्पेन की रानी के आदेश पर यूएससी की खोज की थी। बिल्कुल ठीक है अमित ठाकुर जी, बिल्कुल आपने सही कहा, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है ना। लेकिन ये सब बातें जो हम अभी पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण वाला, ये बातें तो पहले भी पढ़ाई ही गई है ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं पढ़ाया गया है या पहले पढ़ाया नहीं गया, बल्कि जो लोग रहे होंगे उन्होंने सेब गिरते हुए नहीं देखा होगा, ये तो कहना मुश्किल है ना। सेब तो पहले भी गिरा था, लेकिन सेब गिरने का फायदा किसने उठाया, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी, नहीं उठाया। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे यहां पर एक ऐसी अवधारणा डेवलप होती है, वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसने क्या किया, जिसने धीरे धीरे एक व्यापारिक मार्गों की खोज का मार्ग, ऐसा नहीं है कि जब व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए गया तो सब कुछ बड़ा आसान रहा होगा। लगातार वहां पर युद्ध चल रहा है, जो स्थानीय लोग हैं वह भी यहां पर डिस्टर्ब कर रहा है, लगातार वहां पर उस पर हमले हो रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि मैप को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर हम देखते हैं एक और चरण इसमें कि बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया, बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप को खोज निकाला। गुड होप क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया यहां से पृथ्वी अब समाप्त हो जाती है, यहां से पृथ्वी समाप्त हो गई, इसके बाद समुद्र फिर शुरू हो जाता है। और समुद्र के रास्ते तो हम जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंपास से उत्तर दक्षिण दिशा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कंपास के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं, और लैंड अब है नहीं, तो जहाज हमारा आगे बढ़ सकता है। ये केप ऑफ गुड होप कहां हो जाएगा, केप ऑफ गुड होप होगा आपका अफ्रीका का निचला तट। ये जो है, यह एरिया जो होगा यह क्या कहलाएगा, केप ऑफ गुड होप कहलाएगा। इसको खोज निकाला, केप ऑफ गुड होप इसको कह दिया गया, क्योंकि अब यहां से लैंड नहीं है, तो हम चाहे तो अपने जहाज को इधर मोड़ सकते हैं। इसीलिए इसकी इतिहास में बड़ी अहमियत रही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि जब बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप को खोज निकाला, फिर इसी रास्ते का सहारा लेकर के हम क्या देखते हैं 1498 में, इसी रास्ते का सहारा लेकर 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत पहुंचने में सफल रहा। और जब वास्को डिगामा वापस जाता है तो इसके द्वारा इतना व्यापारिक लाभ कमाया गया कि जिसकी वजह से अन्य यूरोपीय देश भी इस रास्ते का अनुकरण करने के लिए बाध्य हो गए। इसी रास्ते का सहारा लेकर 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत पहुंचने में सफल रहा। वापसी की यात्रा में वास्को डिगामा ने जितनी वस्तुएं खरीदी थी
उसे वह यूरोप में 60 गुना अधिक कीमत में बेचने में सफल रहा। वह यूरोप में 60 गुना अधिक कीमत में बेचने में सफल रहा, बेचने में सफल रहा। इस सफलता ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को भी, अन्य देशों की कंपनियों को भी भारत आने के लिए प्रेरित किया, या भारत से व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। भारत से व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। भारत से व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह से पहले पुर्तगाली आते हैं, धीरे धीरे अन्य देश की कंपनियां भी आती चली जाती है। आज की क्लास को यहीं रखेंगे। 2 घंटे का फायदा ये होता है कि बहुत अधिक हम डिस्कशन भी कर सकते हैं और बहुत अधिक टॉपिक भी हमारा आगे बढ़ जाता है। अगर 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं तो 2 से 3 दिन में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिसको खत्म होने में भी 8 दिन का समय लगा, तो 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे। उससे क्या होगा कि 12-13 चैप्टर ही हमें पढ़ना है, तो जल्दी से जल्दी हम कोर्स को समाप्त कर पाएंगे और फिर आप दूसरे कोर्स के लिए फ्री हो पाएंगे। पहले कोर्स को समाप्त करते हैं, फिर देखते हैं कि बाकी जो बचा हुआ है उसके लिए क्या उपाय लगाया जा सकता है। ठीक है, आज के क्लास को यहीं पर एंड करें। आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। कैसे करते थे? बीच बीच में रुकना पड़ता था, सिखा याद, बीच बीच में रुकना पड़ेगा ना। बहुत मुश्किल हुआ करता था, पहले की यात्रा बहुत मुश्किल हुआ करता था। जब देखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस आया, या आप देखेंगे इसको आते हुए, जो नाम है आपका अभी वास्को डी गामा लिखा ना, वास्को डी गामा आया, तो वास्को डी गामा आ गया, आप तो ये पढ़ लिए, लेकिन वास्को डी गामा को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। आधे नाविक तो उसको मच्छर काटने से मर गए। अफ्रीका के तट पर बड़े मच्छर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, आधे नाविक तो मच्छर काटने से ही मर गए। फिर हमला भी कर दिया वहाँ के जनजातीय लोगों ने, उसका भाई भी मारा गया। बहुत मुश्किलें होती है, ऐसा नहीं है कि आसानी से ये आ गया था, बहुत प्रॉब्लम इसको रहा है। ठीक है, चलिए इजाज़त देंगे आज के लिए, फिर बाय, और मिलता हूँ कल शाम को 4 बजे। बाय एंड टेक केयर। अभी वैसे यूट्यूब पर क्लास है आपकी 7 बजे से पूर्वावलोकन वाली, और यही चैप्टर चल भी रहा है, हालांकि इससे थोड़ा आगे चला जाएगा, वो देख लेंगे। बाय एंड टेक केयर।